आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। इसके भाई हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं कंफर्म बता सकता हूं, दावे के साथ बता रहा हूं, गारंटी है भाई मेरे, यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अरे भाई मेरे 50 नंबर का आपका पेपर है, याद रखिएगा। कितने नंबर का पेपर भाई मेरे? BHDS 183 जो है 50 नंबर का पेपर होगा और मात्र 2 घंटे का पेपर, याद रखिएगा। हो सकता कि एडमिट कार्ड हॉल टिकट पर इसकी जो टाइमिंग हो वो 3 घंटे हो, लेकिन भाई मेरे पेपर भाई मेरे सिर्फ 2 घंटे का रहेगा। इसमें भाई मेरे आपको 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं और 2 घंटे भाई मेरे बड़ा जल्दी समय बीत जाता है। इसलिए आपको जो मैं बातें बता रहा हूं आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे भाई मेरा बड़ा जल्दी बीत जाता है। इसलिए भाई फटाफट आप लोगों को कम से कम 5 क्वेश्चन करना ही करना है। एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 करने होंगे, याद रखिएगा। तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये भाई मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ध्यान से देखेगा इस क्लास को। तो देखो भाई मेरे हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? अनुवाद का अर्थ और महत्व बताओ। क्योंकि भाई मेरी जो पूरी बुक है, पूरी जो किताब है अनुवाद पर ही डिपेंडेंट है। पूरी किताब में भाई अनुवाद ही है। अनुवाद को भाई हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना। भाई आप लोगों ने देखा होगा ना कि आजकल भाई हम लोग गूगल पे जाकर के कुछ भी ट्रांसलेट कर देते ना, गूगल ट्रांसलेटर का भाई आप लोगों ने खूब प्रयोग किया होगा। भाई आजकल बड़ी संख्या में लोग गूगल ट्रांसलेटर का यूज। भाई अनुवाद को बोलते हैं ट्रांसलेट करना, यानी किसी एक भाषा में लिखी गई चीज को भाई मेरे दूसरी भाषा में लिख देना, यही अनुवाद है। जैसे भाई मैंने हिंदी में कोई बात लिख रखी है, उस बात को भाई मेरे अगर आपने इंग्लिश में लिख दिया, यही होता है अनुवाद। तो देखिएगा, अनुवाद का सामान्य अर्थ है एक भाषा में व्यक्त विचार, भाव और सूचनाओं को दूसरी भाषा में लिख देना। भाई एक भाषा में जो लिखी गई बात है उसको भाई मेरे दूसरी भाषा में लिख देना, यही अनुवाद है। यानी हिंदी में कोई बात लिख रखी है भाई, आपने उसको हूबहू सेम टू सेम अंग्रेजी भाषा में लिख दिया, यही तो अनुवाद है। मूल पाठ का अर्थ, भाव और उद्देश्य यथासंभव। भाई अनुवाद जब हम लोग करते हैं ना तो एक भाषा में कही गई बात को हम लोग दूसरी भाषा में लिखते हैं, लेकिन भाई जो उसका भाव होता है, जो उसका विचार होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, यही अनुवाद है। दूसरे शब्दों में अगर बोलूं तो अनुवाद एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। भाई क्या है? अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक भाषा का संदेश दूसरी भाषा में कहा जाता है। भाई अनुवाद क्या है कि एक भाषा में कही गई बात को भाई मेरे हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं, यही अनुवाद है। भाई किसी ने बंगाली में कोई बात कह रखी है, उसी का भाई मैंने हिंदी में लिख दिया, यही अनुवाद है ना। अरे भाई मेरे आप लोग देखोगे कि भाई अंग्रेजी में जो भी किताबें लिखी रहती हैं उसका भाई हिंदी में ट्रांसलेशन होता, अनुवाद होता ना। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं तो भाई मेरे इग्नू में अगर कोई किताब छपती है, जो कि इंग्लिश में ज्यादातर किताबें इग्नू में सबसे पहले छपती हैं और भाई इंग्लिश में छप के उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। इसलिए तो आप लोगों ने कई बार देखा कि इग्नू की जो किताब है उसकी लैंग्वेज जो है बड़ी कठिन हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम में अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो बहुत टफ लगता है, बच्चे समझ नहीं पाते, खासतौर से बीए में जो बच्चे पढ़ते हैं। भाई आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी हिंदी में, या इतिहास पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो भाई इन किताबों को इग्नू में देखते हो तो उसको पढ़ते समझ नहीं आता, उसकी भाई भाषा बड़ी कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि भाई मेरे इग्नू में जो किताबें पहले छपती हैं वो भाई मेरे पहले अंग्रेजी में छपती हैं, फिर उसका अनुवाद किया जाता है, इसलिए भाषा कई बार कठिन हो जाती है। तो अनुवाद क्या है? भाई अनुवाद यही है, एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कह देना, यही अनुवाद है। अनुवाद केवल शब्दों का बदलाव नहीं, अनुवाद का मतलब ये नहीं कि भाई लाल को आपने रेड कह दिया, यही अनुवाद है। बल्कि जो अनुवाद होता है वह अर्थ भी होना चाहिए, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। अनुवाद ये नहीं कि आपने शब्दों का अनुवाद कर दिया, बल्कि भाव और विचारों का भी अनुवाद होना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुवाद, संदर्भ, संस्कृति और भाव का भी अनुवाद होना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुवाद क्या है? एक भाषा में कही गई बात को जब हम दूसरी भाषा में कहते हैं, यही अनुवाद है। यानी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई किसी बात को जब हम हिंदी भाषा में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं भाई मेरे अनुवाद। अनुवाद का महत्व क्या है? अरे भाई पूरी दुनिया में अनुवाद का ही सबसे बड़ा महत्व है। अरे भाई मेरे आज हम लोग अमेरिका के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब अनुवाद हुआ तभी जान पाए, क्योंकि भाई अमेरिका में जो सारी चीजें हो तो अंग्रेजी में है ना। भाई हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ पा रहे हैं, कैसे जान पाए? अरे भाई आज मैं अगर बताऊं, इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए पूरी दुनिया में, विज्ञान
विज्ञान के बारे में आप लोग हिंदी भाषा में पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो भाई? अनुवाद हुआ तभी तो जान पाए, तभी तो जान पाए आप लोग, अनुवाद किया गया ना भाई। आप लोगों ने न्यूटन के बारे में, गैलीलियो के बारे में, बड़े बड़े साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा। कैसे पढ़ा? क्योंकि इसका अनुवाद किया गया, क्योंकि भाई मेरे पूरी दुनिया में अनुवाद ही है। अभी आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे भाई मान लो कि अमेरिका में कोई घटना घट गई, क्या भाई मेरे अमेरिका में कोई घटना घट गई है, उसकी खबरें भाई हमारे देश में आती हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं। अरे भाई अमेरिका में जो भी घटना घटेगी, जो भी उस पर टेलीकास्ट होगा, जो भी मीडियम है, सब अंग्रेजी में आता है, लेकिन भाई हम लोगों के लिए हिंदी में आ जाता है। यही तो अनुवाद है। अनुवाद का जो महत्व है भाई मेरे प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगर आप देखोगे प्राचीन काल से, जब से मानव सभ्यता है, जब से भैया इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है, तब से अनुवाद हो रहा है और आज निरंतर अनुवाद चल ही रहा है। अरे भाई आप देखोगे जो हमारे यहाँ पर पंचतंत्र की कथाएं होती, विष्णु शर्मा की आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सारी कथाओं का भाई अनुवाद हुआ, विदेश के लोग भी इसको पढ़ते हैं। आज हम लोग शेक्सपियर के बारे में, विदेशी लोगों के बारे में भाई हम लोग इतना जानते हैं। आज हम लोग चीन के बारे में जो कुछ जानते हैं, या हम लोग भाई मेरे अमेरिका के बारे में कुछ जानते हैं, जापान के बारे में हम लोग कुछ भी जान पा रहे हो, ये अनुवाद का ही के कारण भाई जान पा रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में भाई मेरे अनुवाद ही अनुवाद है। अनुवाद के बिना भाई मेरे दुनिया में चीजें चल ही नहीं पाएंगी। सारी दुनिया में अनुवाद ही भरा पड़ा है। देखेगा पहला बात क्या है, अनुवाद के प्रसार में सहायक है। भाई अनुवाद क्या करता है? अनुवाद के माध्यम से विभिन्न देशों में, अगर एक बात भाई, अंग्रेजी में जो भी साहित्य लिखा गया भाई, अंग्रेजी में कविता लिखी गई, कहानी लिखी गई, अरे भाई उसका अनुवाद हुआ, तभी तो भाई हम लोग विदेशी साहित्य पढ़ पा रहे हैं। अरे भाई हम लोग पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप लोग देखोगे भाई, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में, इन लोगों के बारे में पढ़ा। कैसे पढ़ा भाई मेरे? अनुवाद हुआ तभी तो पढ़ पाए। ठीक है, अगर अनुवाद नहीं होता तो शायद पढ़ भी नहीं पाते। तो अनुवाद क्या करता भाई? ज्ञान को बढ़ाता है। अनुवाद होने से भाई साहित्य जान सकते दूसरे देशों का। विज्ञान, भाई आज हम विज्ञान के बारे में जो कुछ पढ़ रहे हैं वो क्या है? अनुवाद के कारण ही जान पा रहे हैं। भाई आज जो विज्ञान है, विज्ञान को आप लोग जो जानते हो, वो अनुवाद का ही महत्व है। दर्शन, इतिहास, तकनीकी, अरे भाई अगर आप लोग जापान के बारे में इतिहास में कुछ पढ़ पा रहे हो, चीन के बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे भाई। आज हम, जिसे आप लोग, अगर मैं एग्जांपल देकर बताऊं ना, जैसे भाई हम लोग हिटलर के बारे में जानते हैं, हम लोग मुसोलिनी के बारे में जानते हैं। इतिहास में आप लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा, कैसे जान पाए? क्योंकि भाई अनुवाद हुआ ना। अरे भाई ट्रांसलेशन, इतिहास हो, विज्ञान हो, गणित हो, भूगोल हो, जो भी विषय हैं भाई, सभी विषयों के बारे में हम कैसे जान पाए? क्योंकि उस भाषा का भाई क्या किया गया? अनुवाद किया गया। यदि अनुवाद ना होता तो शायद आपको अन्य भाषाओं के बारे में आपको जानकारी नहीं होती, या अन्य देशों के बारे में जानकारी। तो भाई अनुवाद क्या करता है? भाई अनुवाद एक प्रकार से हमारे ज्ञान को बढ़ाता है कि भाई आपको कई सारे देशों का, कई सारे लोगों के बारे में जानकारी हो जाएगी, जो आपकी जैसी भाषा नहीं बोलते हैं, जिनके आपके जैसे विचार नहीं हैं, भाई उनके बारे में जानने में मदद कैसे मिलती है? अनुवाद का भाई सबसे बड़ा महत्व है कि अलग अलग भाषाओं में कहे गए जो लोग हैं भाई, अमेरिका के बारे में, चीन के बारे में, जापान के बारे में आज हम लोग जान पा रहे हैं। क्यों जान पाए भाई? क्योंकि अनुवाद ही हो रहा है। अब मुझे एग्जांपल बताओ भाई, अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में भाई कर्नाटक है, उड़ीसा है, साउथ में अगर कोई घटना घट जाती है तो भाई उसकी खबरें तो खास तौर से वहां के रीजनल लैंग्वेज में आती है ना। तो भाई हम लोग कैसे पढ़ पाते हैं? क्योंकि भाई उसका अनुवाद क्या? क्योंकि मीडिया में भाई मेरे खूब अनुवाद होता है, ट्रांसलेट होता है। समझ गए? अनुवाद भाई मेरे कह सकते हो कि बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में। अनुवाद ही है जिससे हम अलग अलग भाषाओं को जान पा रहे हैं, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलता भैया मेरे। दूसरा क्या? अनुवाद भाई हमारे संस्कृति का आदान प्रदान करता है। प्रत्येक भाषा भाई अपने साथ अपना कल्चर भी लेकर के आती है। एक बात बताओ भाई, हमारे देश में सब लोगों ने अंग्रेजी सीखा भाई, आज अंग्रेजी भारत में ज्यादातर इलाकों में बोली जा रही है, ज्यादातर व्यक्ति नहीं बोल पा रहा तो कुछ कुछ समझ ही रहा। तो भाई अंग्रेजी सीखने से क्या भाई? हमारा कल्चर बदला ना भाई। आज देखो हमारे देश में भाई कैसे कपड़ा पहनता सब लोग, आज देखो, यानी भाषा भैया क्या कर देती भाई मेरे, आपके एक प्रकार से कल्चर को बदल देती है। अनुवाद से क्या भाई? अनुवाद भाई संस्कृति का भी आदान प्रदान करता है भाई। प्रत्येक भाषा में जो अनुवाद होता है, इससे संस्कृति भी बढ़ती है। अनुवाद के माध्यम से कई सारी परंपराओं का, कई सारे कल्चर का भाई हम इसको सीख सकते हैं। ये भी हमको परिचित कराती है भाई। अगर कोई व्यक्ति जापानी भाषा सीख रहा है तो हो सकता है जापानी कल्चर को भी वो कनेक्ट कर जाएगा, सीख जाएगा भाई। अगर कोई व्यक्ति चीन की भाषा सीख रहा है तो हो सकता है वो चीन की सभ्यता, संस्कृति को भी सीख ले। क्योंकि भाई जो भाषा होती है वह सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि वहां का कल्चर,
वहां का खान पान, वहां का पहनावा, वहां का रीति रिवाज, उससे भी भाई मेरे वह क्या होती है, जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है। समझ गए? तो भाई भाषा हमारे कल्चर को, यानी संस्कृति का भी आदान प्रदान भाई कौन करती है, भाषा करती है। राष्ट्रीयता और सामाजिकता, भाई देखो भारत, अगर आप इंडिया में देखो भाई, हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना। अरे भाई हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बहुत सारी भाषाएं। भारत तो भाई मेरे बहुभाषी देश है, जहां पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो भाई हमारे यहाँ पर तो अनुवाद का एक विशेष महत्व है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूं भाई, आप लोगों ने जानते भी होंगे, आप लोगों को पता भी होगा कि भाई नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भाई मेरे हर महीने में अगर आप देखोगे तो मन की बात प्रोग्राम आता है, जो कि खास तौर से रेडियो पर आता है। लेकिन भाई जो मन की बात प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आता है, वो सिर्फ हिंदी में नहीं, वो भाई मेरे अलग अलग भाषाओं में, बंगाली भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, मलयालम में, कन्नड़ में, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में भाई उसका प्रसारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में भाई अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। तो प्रधानमंत्री जो स्पीच है, जो मन की बात जो प्रोग्राम होता है, वह अलग अलग भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करके रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। तो भाई अनुवाद क्या है, अनुवाद का बड़ा महत्व है भाई। अगर आज हम लोग बंगाल के बारे में, उड़ीसा के बारे में, कर्नाटक के बारे में कुछ जान पा रहे हैं, वहां की खबरें पता चलती हैं, भाई अनुवाद के कारण ही पता चल पा रहा है। विभिन्न देशों में, भारत में भाषाओं का साहित्य अनुवाद किया जाता है। अरे भाई आज हम लोग बंगाली साहित्य को पढ़ते हैं। अरे एक बात बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो वंदे मातरम है, उसका भाई वो तो बंगाली में लिखा गया था ना, लेकिन आज भाई हम उसको वंदे मातरम पढ़ पा रहे हैं ना, क्योंकि अनुवाद हुआ है तभी पढ़ पाए। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो भाई वंदे मातरम लिखा है, वह तो बंगाली भाषा में है ना, बंगला में लिखा गया ना। तो आज हम उसको कैसे जान पाए भाई, अनुवाद हुआ है ना, तभी तो जान पाए। आज अगर आप देखोगे गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनका भाई अनुवाद हुआ ना, तब लोग कह सकते, बाकी लोग उसको समझ पा रहे हैं। गुरुवाणी को कुछ भी ले लीजिए, तो भाई अनुवाद ही है जिसके जरिए दूसरी भाषाओं के जानने वाले लोग उस सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को जानते हैं। तो अनुवाद क्या है भाई, अनुवाद भाई लोगों को पास लाता है, निकट लाता है। समझ गए? तो भाई क्या अनुवाद से भाई देश की एकता, अखंडता, क्योंकि भारत में अगर आप देखो भाई अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। भाई पंजाब का जो, जैसे अगर कोई व्यक्ति पंजाबी भाषा सीख रहा, हो सकता है भाई वो पंजाब के कल्चर को कनेक्ट कर जाएगा, क्योंकि भाषा जो है वो हमारी सभ्यता, संस्कृति का भी प्रतीक है। समझ गए? तो अगर आप किसी भाषा को सीख रहे हैं, इसे अगर आप देखो भाई, हमारे यहाँ तो अनुवाद का बड़ा महत्व है, क्योंकि भाई हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाई अनुवाद क्या है, ये देश के लोगों में भाई एकता, अखंडता और देश प्रेम को बढ़ाता। भाई कौन? अनुवाद बढ़ाता है। क्योंकि भाई आप देखोगे हमारे यहाँ तो भाई अलग अलग भाषाएं सभी लोग बोलते हैं। पंजाब में पंजाबी में बात करेगा, गुजरात में जाओगे गुजराती चलेगी, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, तमिलनाडु में चलोगे वहां तमिल भाषा है, ठीक है, केरल में मलयालम बोली जाती है। तो भाई मेरे जो अनुवाद है, वह कह सकते हैं देश की एकता, अखंडता को बनाने में उसकी भाई मेरी बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो देखो इसके अनुवाद का महत्व भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आएगा। ठीक है मेरे, जैसे मैंने बताया कि भाई अनुवाद की बात करेंगे, देखिएगा अनुवाद का अगला महत्व भाई शिक्षा और प्रशासन में भाई अनुवाद की भाई मेरे सबसे बड़ी भूमिका है। अरे भाई शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखोगे, जो हमारी किताबें होती हैं उसमें भाई अनुवाद का बड़ा महत्व है। देखोगे ना, आज भाई जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम में भाई मेरे अनुवाद ही होता है। अरे भाई कोई किताब, जैसे मैंने बताया भाई इग्नू में जो सारी किताबें हैं भाई मेरे, वो तो पहले अंग्रेजी में लिखी जाती हैं, बाद में उसका भाई हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। समझ गए? दूसरा अगर आप देखो भाई मेरे शिक्षा के क्षेत्र में देखोगे, आज भाई हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, जो लोग भैया हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अरे भाई उसका अनुवाद क्या? अरे भाई मेरे प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, न्यूटन के बारे में, मार्कोनी, एडिसन जिसने बल्ब बनाया, अरे भाई इनके बारे में हम लोग कैसे जान पा रहे भाई मेरे? अरे अनुवाद हुआ तभी पता चला। अगर अनुवाद नहीं होता तो भाई इनके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चलता। समझ गए? अनुवाद ही तो है ना। शिक्षा के क्षेत्र में भाई किताबों का सबसे ज्यादा अनुवाद किया जाता है। दूसरा जो रिसर्च होती है, शोध होते हैं, शोधों का भी हम लोग क्या करते भाई अनुवाद करते हैं। इसी प्रकार से भाई हमारा जो प्रशासन है भाई, अगर आप देखोगे भाई कोर्ट, आपने कोर्ट देखा होगा ना भाई, कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वह भाई अंग्रेजी में, हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में भाई कोर्ट क्या करता है, अपना एक प्रकार से जजमेंट देता है। भाई हमारा जो प्रशासन है भाई, अगर देखोगे कि भारत सरकार अगर कोई गाइडलाइंस या कोई सूचना रिलीज करती है, सिर्फ हिंदी में नहीं, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, अलग अलग भाषाओं में भाई सूचनाओं को दिया जाता है।
भाई अनुवाद की तो भाई जो महत्व है वो हमारे प्रशासन में, शिक्षा में, रेलवे में, भाई हर जगह अनुवाद ही हो रहा है। भाई मेरे आप किसी बैंक में चले जाओ, अरे भाई बैंक में जब जाओगे ना तो वहां पर भी जो आपको फॉर्म मिलेगा वह हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा, क्योंकि क्या है अनुवाद का जो महत्व है भाई हर जगह है। कानून में भाई आप किसी न्यायालय में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, वहां पर भी आपको अनुवाद मिलेगा, क्योंकि कोर्ट के तरफ से कोर्ट जो भी आदेश देता हो भाई अंग्रेजी हिंदी अलग अलग भाषा में उसका अनुवाद किया जाता है। भाई जो हमारी सरकारी योजना है, भाई भारत सरकार की अगर किसी भी योजना को देखोगे तो अलग अलग भाषाओं में उस योजना के बारे में बताया जाता है, ठीक है, ताकि आम जनता तक भाई वो पहुंच सके कि अनुवाद की जो भूमिका है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद हो रहा है, साहित्य में अनुवाद हो रहा है, हमारा जो प्रशासन है, सरकार की तरफ से कोई सूचना है, कोई जानकारी है, ये भी इसमें भाई अनुवाद किया जाता है। सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसमें भाई अनुवाद किया जाता ना। अगर आप भाई आज अगर आप हम लोग अनुवाद की बात करें तो भाई आप जब से वैश्वीकरण हो गया है, ठीक है, आज अनुवाद का जो युग है वह भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। अरे से बात बताओ भाई मेरे, जैसे आप लोग देखोगे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं भाई मोदी जी हैं, मान लीजिए कोई भी किसी भी लीडर को ले लीजिए, भाई वो जब विदेश उदेश घूमने जाते हैं भाई उनको इतनी तो अंग्रेजी आती नहीं है, उनको चाइनीज तो आती नहीं है, उनको भाई कह सकते हो कि उनको चाइनीज नहीं आती, उनको जैपनीज नहीं आती है, तो भाई अलग अलग देशों के लोगों से कैसे बात कर लेते, जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष होते, वहां का जो प्रधानमंत्री होता, राष्ट्रपति होता, उससे कैसे, क्योंकि भाई अनुवाद से ही करते हैं। अरे भाई एक बात आओ, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अगर वो कभी नरेंद्र मोदी से बात करेंगे तो क्या हिंदी में बात करते हैं? नहीं, क्योंकि क्या है इधर से भाई मेरे जो प्रधानमंत्री हैं वो भाई हिंदी में बोलेंगे, उधर से क्या वो अपनी भाषा में बोलेंगे, बल्कि वो अनुवाद करके, इनके पास अनुवादक होते हैं जो भाई पूरा अनुवाद करते हैं, समझ गए? तो भाई क्या है अनुवाद का एक बहुत बड़ा महत्व है, समझ गए? आज जब से भाई वैश्वीकरण हो गया तब से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, कूटनीति में, अरे भाई मीडिया में तो सबसे ज्यादा अनुवाद होता है। अरे देखते नहीं भाई, आप भाई मेरे किसी अंग्रेजी का न्यूज़पेपर उठा करके देख लो और हिंदी का न्यूज़पेपर उठा के देख लो, अरे भाई दोनों में सेम खबरें होती हैं, बस क्या है कि उसमें अंग्रेजी में लिखा है और उसमें भैया हिंदी में लिखा है। तो भाई मीडिया में, अखबारों में, हर जगह पर भाई अनुवाद ही है। तो यह देश और समाज के बीच भाई क्या करता है, एक पुल का काम करता है अनुवाद। अनुवाद के माध्यम से भाई हम किसी कल्चर को, किसी सभ्यता को, किसी संस्कृति को जान पाते हैं। अरे भाई आज हम लोग जो अमेरिका के बारे में खबरें सुनते हैं, चीन के बारे में खबरें सुनते हैं, कहां से जान पाते हुए? अनुवाद के माध्यम से भाई मेरे जान पा रहे हैं। अगर अनुवाद नहीं होता तो भैया कुछ पता नहीं चलता भाई मेरे, समझ गए? अगर अनुवाद नहीं होता तो भाई केरल में क्या हो रहा हमको कभी पता नहीं चलता, क्योंकि केरल में जो खबरें आती है वो तो मलयालम में आती ना। अरे भाई आज देखो मीडिया में, अरे फिल्मों में, अरे आज देखो कितनी सारी फिल्में भैया बॉलीवुड में बनती है, उसको हिंदी में डबिंग की जाती है, क्या अनुवाद ही तो है। अरे भाई आप देखो बाहुबली बनी है, बाहुबली जो इतनी बड़ी पिक्चर भारत में बनी है वो तो भाई उसकी मेन भाषा तो अलग भाषा है ना, क्या किया गया अनुवाद ही तो किया गया उसको हिंदी में, तभी तो हिंदी वाली जनता हमारी ऑडियंस सुन पा रही है, भाई अनुवाद ही है। पुष्पा नाम की एक मूवी आई थी, शायद मुझे लगता है अभी थोड़ी दिन पहले आई थी, मुझे याद नहीं है, तो ठीक है। तो भाई जितनी फिल्में हैं, फिल्मों में भाई सबसे ज्यादा अनुवाद किया जाता है, अगर आप लोग देखोगे फिल्मों में खूब अनुवाद हो रहा है, ठीक है, क्या ये अनुवाद ही है, ये भाई अनुवाद का महत्व है। अरे भाई मान लीजिए कि जैसे बाहुबली मूवी जो बनी वो तो भाई किसी मलयालम या शायद मलयालम या तमिल में बनी है, लेकिन भाई उसको जब अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया तो बाकी लोग भी भाई उसका लुत्फ उठा पा रहे ना, उस पिक्चर को देख रहे ना, नहीं तो तुम लोगों को कभी पता नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। ये अनुवाद का ही भाई मेरे महत्व है कि फिल्मों में अनुवाद होता है, मीडिया में अनुवाद होता है, ठीक है, विज्ञान में अनुवाद होता है, भाई हर जगह अनुवाद ही हो रहा है, तभी भाई मेरे हम लोग दो देश और दुनिया के बारे में जान पाते, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलता है। यानी कह सकते हैं सुई से लेकर के पहाड़ तक भाई मेरे अनुवाद ही हो रहा है, ठीक है। जो भी चीजें हम जान पा रहे हैं, कहीं दूसरे कल्चर के, कहीं दूसरे आदमी जो बाहर के लोग हैं उनके बारे में कुछ भी पता चल रहा है, तो भाई अनुवाद हुआ है तभी जान पाए, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलता, समझ गए? ये अनुवाद ही है जिसके बारे में हम लोग जान पाते हैं, अनुवाद किया गया ना। तो भाई अनुवाद का महत्व क्या है, अनुवाद का अर्थ क्या है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिख करके आना है। लास्ट में भैया निष्कर्ष जरूर लिख रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुवाद केवल भाषाई अनुवाद नहीं है, बल्कि जो अनुवाद है वो ज्ञान को बढ़ाता है, कल्चर को जोड़ता है, मानव के संबंधों को जोड़ने में भाई अनुवाद की एक बड़ी भूमिका है। अनुवाद के बिना तो यह दुनिया संभव ही नहीं है।
अनुवाद अगर नहीं होता तो शायद ना ही हम किसी साहित्य को, दूसरे देश का साहित्य पढ़ पाते, न तो हम नाटक देख पाते। भाई अनुवाद का जो महत्व है आज भाई मेरे बहुत जरूरी है। अनुवाद के बिना दुनिया की कल्पना करना हमें असंभव सा लगता है, समझ गए। वह अनुवाद ही है तभी तो जान पा रहे हो, कहीं के बारे में नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलता भाई मेरे। अनुवाद का ये महत्व है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये भाई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन देखे भाई हमारा क्या रहेगा, प्रशासनिक भाषा की विशेषता बताओ। प्रशासन मतलब समझते हो, अरे भाई जैसे हमारा पुलिस प्रशासन है, कार्यपालिका है, जैसे नगर निगम है, ठीक है, या अलग अलग जो सरकारी कार्यालय होते हैं, या जो कोर्ट है, कचहरी है, ये जैसे हमारी कचहरी वचेरी होती है, जो पुलिस विभाग है, या जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो अलग अलग बनाए, भाई इसी को बोलते हैं प्रशासन। क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है प्रशासन। भाई मेरे प्रशासन की भाषा की विशेषता बताइए, इस प्रकार का भाई मेरे क्वेश्चन आ सकता है। प्रशासनिक भाषा की विशेषता बताओ। विशेषता, विशिष्टता भी पेपर में पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रशासनिक भाषा की विशेषता बताओ। भाई प्रशासनिक भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से, भाई प्रशासन की भाषा भाई मेरे वह भाषा है जो भाषा भाई हमारे लोगों के सरकारी कार्यालय में, सरकारी विभागों में, न्यायालय में, कोर्ट में भाई जो भाषा बोली जाती है इसी को भाई बोलते हैं प्रशासनिक भाषा। अरे प्रशासनिक भाषा तो यही है भाई मेरे ना, आपको आदेश दिया जाता है, आपको सूचित किया जाता है, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। प्रशासन की भाषा तो भाई ऐसी भाषा है ना, आपको सूचित किया जाता है कि फला फला डिपार्टमेंट में फलाने तारीख से आपको ज्वाइनिंग, यानी आपको अपनी नौकरी आकर के ग्रहण कर लेनी है। इस प्रकार का भाई प्रशासनिक भाषा होती है ना। जैसे भाई आपको कोर्ट से नोटिस आएगा, आपको सूचित किया जाता है कि आपने फलाने फलाने जुर्म में भाई आपको अरेस्ट किया जाएगा या आपको जवाब देना है। तो प्रशासन की भाषा तो भाई मेरे कुछ इस प्रकार की होती है, सूचित किया जाता है, जो आपको बताया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार की भाषा भाई प्रशासन की भाषा है जो हमारे कार्यालय है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है भैया शासन और जनता के बीच में कड़ी का। जो प्रशासनिक भाषा होती है वह हमारा शासन और जनता के बीच में क्या करता भाई, कड़ी का काम करता है, ठीक है। और प्रशासन की जो भाषा होती है एक प्रकार की औपचारिक भाषा होती है। क्या होती है, औपचारिक भाषा होती है जिसमें भाई सीधा सीधा बात किया जाता है। जैसे भाई मान लिया कि अगर आप लोग भाई प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हो तो वहां पर भाई आप कैसे लिखोगे, प्रिय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे ना। आपको सूचित करते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे बच्चे का जन्म हो गया है, मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब आप मेरे बच्चे के नाम को अच्छा सा नाम, उसका शुभ नाम सुझा दीजिए। भाई प्रशासन में तो भाई मेरे इसी प्रकार की भाषा होती। प्रशासन में प्रशासनिक भाषा की विशेषता बताइए, ठीक है। भाई प्रशासनिक जो भाषा होती है ये भाई मेरे बिल्कुल स्पष्ट होती है, निश्चित होती है। प्रशासनिक भाषा में भाई अर्थ बिल्कुल निकलता है, दो अर्थी बात नहीं की जाती प्रशासनिक भाषा में, ठीक है। यानी डबल मीनिंग बात नहीं की जाती भाई प्रशासनिक भाषा में, याद रखिएगा। डबल मीनिंग का मतलब यह है भाई मेरे कि ऐसा जो भी बोला जाएगा बिल्कुल क्लियर बोला जाएगा, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है। भाई प्रशासनिक जो भाषा होती है उसमें जो शब्द बोले जाते हैं, जो लाइन लिखी जाती है वो बिल्कुल क्लियर होती है। और भाई प्रशासनिक जो भाषा होती है उसमें भी कोई भी चीज गलत नहीं लिखी होती, बिल्कुल सही लिखा होगा, सटीक लिखा होगा, उसमें स्पेलिंग और मात्रा की कोई गलती नहीं होती भाई प्रशासनिक भाषा में। दूसरा क्या, जो भाई मेरे प्रशासनिक भाषा होती है औपचारिक भाषा होती है। औपचारिक भाषा का मतलब होता है कि ऐसी भाषा होती है जिसमें किसी प्रकार का भावनात्मक नहीं है, ठीक है। एक प्रकार से औपचारिक भाषा होती भाई मेरे, ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई मेरे प्रशासनिक भाषा। यानी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से बात कर रहा है, अधिकारी जनता को आदेश दे रहा है, इस प्रकार की भाई मेरे होती प्रशासनिक भाषा जिसमें किसी प्रकार का भावनात्मक लगाव नहीं है। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो, खाना खा लिया, खाना पी लिया, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भैया प्रशासनिक भाषा में नहीं होता है, ठीक है। प्रशासनिक भाषा में कोई बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जाता है, बल्कि भाई मेरे जो चीज जरूरी है वही बात की जाती है। प्रशासनिक भाषा में भाई मेरे कभी भी फालतू की बातें नहीं कही जाती, घुमा फिरा के बातें नहीं की जाती है, बिल्कुल क्लियर कट में भाई मेरे बात किसमें की जाती है, प्रशासनिक भाषा में, प्रशासन की भाषा में। दूसरा भाई जो प्रशासनिक भाषा होती है संक्षिप्त होती है, बहुत डिटेल में भाई मेरे प्रशासनिक भाषा नहीं होती है, शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे आपको सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 12/10/2026 से 12/10/2026 से आपको रेलवे डिपार्टमेंट में आपको भाई लोको पायलट के रूप में आपको यहाँ की ज्वाइनिंग है, तो कृपया करके आप अपना ज्वाइन कर लीजिएगा।
इस प्रकार की यानी संक्षिप्त भाषा भाई होती है प्रशासनिक भाषा में। तो प्रशासन इसमें भाई मेरे कोई भी अनावश्यक बातें नहीं लिखी होती प्रशासनिक भाषा में, फालतू बातें नहीं करते प्रशासन में, ठीक है। कम शब्दों का प्रयोग करते हैं भाई मेरे प्रशासनिक भाषा में, भाई मेरे कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधी भाषा में कही जाती प्रशासन की भाषा में। जैसे भाई किसी को अगर नौकरी से निकाल दिया तो क्या बोलेंगे कि आपको सूचित किया जाता है कि आपको आपके पद से बर्खास्त किया जाता है, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण आप जरूर दें। इस प्रकार से भाई नौकरी से निकाल दिया ऐसे बोलेगा कि आपको बर्खास्त किया जाता है, यानी आपको नौकरी से निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने हमारे नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए आपको आपकी नौकरी से यानी नौकरी से यानी सेवा मुक्त किया जाता है। तो भाई जो प्रशासन की भाषा होती भाई मेरे, इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और भाई बात जो है बिल्कुल स्पष्ट होती है। जैसे भाई कोई सरकारी ऑफिस है, भाई सरकारी दफ्तर ऑफिसों से भाई इसी प्रकार की भाषा होती है। उनका लेटर पढ़ लो, उनका लेटर वोटर पढ़ोगे तो इसी प्रकार की भाषा लिखी होती है, ठीक है। भाई प्रशासनिक भाषा में निष्पक्ष होती है, निष्पक्षता होगी। भाई प्रशासनिक भाषा में किसी प्रकार की भावना नहीं, प्यार मोहब्बत अपनापन भाई नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की भावनात्मक लगाव नहीं प्रशासनिक भाषा में। प्रशासनिक भाषा भाई निष्पक्ष होती, पक्षपात नहीं करती किसी का। उसमें भाई प्रशासनिक भाषा में किसी आदमी के निजी विचार नहीं है, किसी आदमी के निजी विचार भाई प्रशासनिक भाषा में नहीं होते हैं, बल्कि वो तो संस्था सरकार के विचार हैं भाई मेरे। प्रशासनिक भाषा में भाई तथ्य और नियमों के आधार पर ही बातें कही जाती है। जो भाई मेरे प्रशासनिक भाषा होती है ये भाई तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर भाई मेरे प्रशासनिक भाषा में बातें की जाती है, फालतू बातें बकवास नहीं करी जाता है, ठीक है। प्रशासनिक भाषा भाई जो होती है कोई व्यक्तिगत भाषा नहीं है, बल्कि यह किसी के विचार नहीं है। प्रशासनिक भाषा में भाई लाइन टू लाइन बात कही जाती है, कम शब्दों में बोला जाता है। ईमानदारी और निष्पक्ष होकर के भाई प्रशासनिक भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। तकनीकी शब्दों का भाई बहुत ज्यादा प्रयोग होता है प्रशासनिक भाषा में। भाई अगर प्रशासनिक भाषा में देखोगे, प्रशासनिक जो भाषा होती है कि भाई जैसे कानून में देखोगे, वित्त में देखोगे, शासन में देखोगे, यहां पर भाई प्रशासनिक शब्दावली शब्दों का खूब प्रयोग होता है। जैसे भाई अगर आप देखोगे, जैसे कोई भाई सरकारी डिपार्टमेंट है तो कैसे आपको लेटर लिखेगा, आपको सूचित किया जाता है, आपको दंडित किया जाता है। अरे भाई किसी को पनिशमेंट बोलेंगे तो दंडित किया जाता है। और जैसे अगर आप लोग कोर्ट को देखो, कोर्ट के कोई आदेश को पढ़ो तो भाई बोलेगा आपको क्या भाई, आपको इस कानून में आपकी सजा मुकर्रर की जाती है। तो क्या है, यही भाई मेरे प्रशासनिक शब्द हैं। जैसे भाई आप बैंक में जाओगे तो वहां पर जैसे चेक क्या है, चेक, ड्राफ्ट, ये भाई क्या है प्रशासनिक शब्द हैं। निकासी, जैसे पैसे निकालने को भाई बोलते हैं निकासी, भाई इनको बोलते हैं प्रशासनिक शब्द। जैसे भाई अगर आप कानून में जाओगे तो वहां बोलेंगे धारा, इस धारा में आपको अरेस्ट किया जाता है, ये प्रशासनिक शब्द है। कानून में भाई बोलते धारा, ठीक है। आपको सजाए मौत दी जाती है, कानून में भाई इस प्रकार के प्रशासनिक शब्द हैं, ठीक है। जैसे भाई आप लोग सरकार में जाओगे तो वहां पर अलग प्रकार से प्रशासनिक शब्द बोले जाते। तो भाई जो हमारी जो प्रशासनिक भाषा होती है उसमें भाई मेरे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का भाई प्रयोग किया जाता है प्रशासनिक शब्दावली में। मानक भाषा का प्रयोग, भाई जो हमारी प्रशासनिक भाषा होती है ये भाषा भाई व्याकरण सम्मत होती है। प्रशासन की भाषा में भाई व्याकरण यानी ग्रामर का भाई मेरे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ग्रामर की गलती इसमें नहीं होती है, ग्रामर पर विशेष ध्यान भाई प्रशासन की भाषा में दिया जाता है। ये भाषा भाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। जो प्रशासनिक भाषा होती है इसको भाई हम लोग बोलते हैं मानक भाषा, क्योंकि भाई इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का विशेष ध्यान भाई दिया जाता है ताकि सभी लोग भाई इसको आसानी से समझ सकें। भाई मेरे जो प्रशासन की भाषा होती है उसमें मानक शब्दों का यानी जो प्रशासनिक भाषा होती है इसमें अगर आप देखोगे तो भाई इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं की जाती। यानी मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी व्याकरण का विशेष भाई ध्यान रखा जाता है प्रशासनिक भाषा में। व्याकरण मतलब ग्रामर, ग्रामर यानी व्याकरण निष्ठ भाषा यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग भाई होती प्रशासनिक भाषा। इसीलिए तो अब भाई हम उसको बोलते हैं मानक भाषा। मानक मतलब स्टैंडर्ड, भाई उस भाषा में स्टैंडर्ड सेट है, इस प्रकार की भाषा भाई होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मानक भाषा प्रशासनिक भाषा को। आदेशात्मक, भाई जो प्रशासनिक भाषा होती है अगर इस भाषा को पढ़ोगे तो इसमें जैसे निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, सूचना दी जाती है, त्याग पत्र दिया जाता है, इस प्रकार के भाई आदेश भाई बहुत, यानी प्रशासन की भाषा में हमेशा आदेश या सूचना ही दी जाती है। किसी को आदेश दिया जा रहा है, किसी को सूचना दिया जा रहा है, किसी को निर्देश। प्रशासनिक भाषा में भाई मेरे हमेशा निर्देश, आदेश
यही सारी चीजें भाई होती है, ठीक है। उसमें भाई मेरे किसी की हालचाल नहीं पूछी जाती है कि तुम अच्छे हो कि तुम क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, खाना खाए कि नहीं खाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रशासनिक भाषा में भाई मेरे केवल सरकारी आदेश होते हैं, सरकारी निर्देश होते हैं, कोई सूचना होती सरकार देती है, यही तो भाई प्रशासन की भाषा है ना। उसमें सिर्फ आदेश और निर्देश ही लिखे जाते हैं प्रशासनिक भाषा में। दूसरा भाई निष्पक्ष और गंभीर शैली होती है। जो प्रशासन की भाषा होती है भाई मेरे, ये बहुत गंभीर भाषा होती है, मर्यादित रहती, कोई भी अश्लील शब्द, गंदी बातें, गंदे विचार भैया प्रशासनिक भाषा में नहीं लिखे जाते। प्रशासनिक भाषा में भाई मेरे देखोगे कभी भी गाली गलौज, अबे तबे करके बात नहीं लिखी जाती है। प्रशासनिक भाषा में कभी भी हंसी मजाक भावुकता नहीं होती भाई। प्रशासनिक भाषा में कोई बात हंसी के रूप में, मजाक के रूप में भाई मेरे नहीं लिखी होती है, एक खास तौर से जान, बहुत ही गंभीर भाषा भाई होती प्रशासन की भाषा। जैसे भाई एक बताऊं, जैसे भाई कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट ने भाई मेरे कोई फैसला सुनाया है, तो जज का जो जजमेंट होगा, जो फैसला होता है, उसमें वो प्रशासनिक भाषा है। अरे भाई उसमें कोई हंसी मजाक, हंसी ठिठोली नहीं होती प्रशासनिक भाषा में, बहुत ही गंभीर भाषा भाई मेरी होती प्रशासन की भाषा में, समझ गए, जिसमें हास्य व्यंग नहीं होता है, बिल्कुल गंभीरता के साथ भाई मेरे बात कही जाती प्रशासनिक भाषा में। नियमों और प्रक्रियाओं का जो भाई मेरे प्रशासन की भाषा होती, प्रशासनिक भाषा में नियम, धारा, त्यागपत्र, इस प्रकार की चीजों का उल्लेख किया जाता है कि भाई आपको फलाने नियम के अनुसार आपको आपकी नौकरी से निलंबित किया जा रहा है, ठीक है, या इस धारा के अनुसार, या इस धारा के अनुसार आपको अरेस्ट किया जा रहा है। भाई प्रशासन की भाषा में भाई इसी प्रकार की होती है भाई मेरे, जो प्रशासनिक भाषा होती है ना, इस प्रकार भाई मेरे प्रशासनिक भाषा सुव्यवस्थित होती है, बहुत ही सुव्यवस्थित है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ग्रामर का विशेष ध्यान रखा जाता है भाई मेरे प्रशासनिक भाषा में, ठीक है। और भाई जो प्रशासनिक भाषा होती बिल्कुल स्पष्ट होती है, प्रभावशाली होती है। प्रशासनिक भाषा भाई जनता और प्रशासन में सूचना पहुंचाने का काम करती है। जो हमारा शासन प्रशासन होता है, सरकार होती है, उसमें और जनता में भाई मेरे सूचना पहुंचाने का काम कौन करता है, उसकी भाषा भाई प्रशासनिक होती है, जिसमें भाई मेरे बिल्कुल स्पष्ट भाषा में, क्लियर भाषा में, ठीक है, जिसमें जनता को कोई निर्देश दिया जा, कोई आदेश दिया जा, भाई इसी प्रकार की होती भाई मेरे प्रशासनिक भाषा। तो प्रशासनिक भाषा की विशिष्टता या विशेषता, जब भी क्वेश्चन आपसे भाई मेरे पूछे प्रशासनिक भाषा को लेकर के, तो आपको यही लिख करके आना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये सारे आपको करके आना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको लिख करके आना है, ठीक है, जो आपको बता रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली का अर्थ, उपयोगिता और प्रकार बताइए। देखिएगा परिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है, आखिर परिभाषिक शब्दावली होती क्या है। देखिएगा परिभाषिक शब्दावली से आशय होता है कि वह विशेष शब्द जिनका प्रयोग किसी खास विषय में या किसी खास क्षेत्र में किया जाता है। जैसे भाई अगर आप लोग कानून में जाओगे, तो कानून के क्षेत्र में जाओगे, तो वहां पर जैसे धारा है, अधिनियम है, कैदी है, अभियुक्त है, इस प्रकार के भाई आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग भाई मेरे बैंक में जाओगे, तो बैंक में कैसे शब्द बोले जाते हैं, जैसे वहां पर बोलेगा भाई चेक है, ड्रॉफ्ट है, पासबुक है, ठीक है, या आरटीजीएस है, क्योंकि ये भाई क्या है, बैंक में इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे भाई मेरे मान लीजिए आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, कृषि में जाओगे, तो वहां पर भाई हो सकता है खेत है, या खाद है, बीज है, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे भाई अगर आप विज्ञान में जाओगे, विज्ञान यानी साइंस में जाओगे, तो वहां पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, हीलियम है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो भाई विज्ञान में भाई आपको इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो भाई अगर जैसे मान लीजिए कि आप मीडिया में जाओगे, तो मीडिया क्षेत्र में देखोगे, तो वहां पर भाई उनके कुछ अलग परिभाषिक शब्द हैं, ठीक है, वहां पर जैसे हेडलाइन है, ठीक है, आज की खबर है, इस प्रकार के भाई शब्द आपको देखने को मिलेंगे मीडिया में। तो भाई हर कोई भी जो क्षेत्र होता है, वहां पर भाई मेरे कुछ खास और विशेष शब्द बोले जाते हैं, भाई इसी को भाई हम बोलते हैं परिभाषिक शब्द, समझ गए। जैसे भाई अगर आप लोग व्यापारी के पास जाओगे, कोई व्यापारी है, तो भाई बोलेगा थोक का सामान है, ठीक है, या बिल बना दो, इस प्रकार के शब्द है ना, क्योंकि भाई व्यापार में भाई मेरे अलग प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। उसी प्रकार से भाई बैंक में जाओगे, तो बैंक वाले भाई कुछ अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते, बैंक करता है, ठीक है। जैसे भाई हम लोग कानून में जाएंगे, तो कानून वाले भाई धारा बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं, ठीक है, या कैदी बोलते हैं, या बोलेंगे भाई समझ रहे हैं,
कि क्या है, क्योंकि कानून में भाई मेरे कुछ अलग प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। उसी प्रकार से भाई मेरे अगर आप लोग किसी तहसील में जाओगे ना, तो वहां पर खसरा है, खितौनी है, इस प्रकार के शब्दों का आपको प्रयोग होता है। ठीक है, वहां पर बीघा है, कट्ठा है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा, क्योंकि क्या है, वहां के पारिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, जैसे भाई अगर आप लोग भारत के संविधान को पढ़ोगे तो वहां पर जैसे संविधान है, इस प्रकार के शब्द, जैसे भाई संविधान है, अधिनियम है, मुद्रास्फीति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार की भैया पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, भाई ये विज्ञान यानी साइंस के भाई मेरे पारिभाषिक शब्द है। इसे भाई तो हम बोलते हैं पारिभाषिक शब्द, जो एक परिभाषा बताए, यानी जो वे शब्द भाई मेरे उसी इलाके में, क्षेत्र में बोले जाते हैं। जैसे भाई अगर आप बैंक में जा रहे हो तो भाई बैंक में ही खाली पासबुक बोलते हैं, या वहां पर चेक बोलते हैं, या बैंक में जाओगे तो वहां पर बोलेंगे नकदी हस्तांतरण। इस प्रकार के शब्दों को भाई प्रयोग कहां पर होता है, बैंक में होता है, समझ गए। उसी प्रकार से भाई अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो भाई डॉक्टरी लाइन में भी, मेडिकल में भी देखोगे तो वहां अलग प्रकार के कुछ पारिभाषिक शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, क्या है वो पारिभाषिक शब्द हैं, वहीं पर बोले जाएंगे। बैंक में जाओगे, अगर भाई मान लिया अगर आप रेलवे में जा रहे हैं तो उनके भाई कुछ अलग शब्द बोले, पारिभाषिक शब्द बोलते हैं, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या इस प्रकार, या क्या बोलते हैं वहां भाई टिकट है, क्या है वहां के पारिभाषिक शब्द बन जाएंगे। जैसे संविधान एक पारिभाषिक शब्द है, अधिनियम पारिभाषिक शब्द है, कोशिका, गुरुत्वाकर्षण। साइंस में तो भाई मेरे बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, हीलियम है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये भाई पारिभाषिक शब्द हैं, इन्हीं को बोलते हैं पारिभाषिक शब्द। इस प्रकार पारिभाषिक शब्द किसी खास क्षेत्र में या किसी खास विषय में जो भाई बोले जा रहे हैं पारिभाषिक शब्द हैं। जिसे भाई विज्ञान में भाई मेरे अंतरिक्ष विज्ञान में जाओगे तो वहां पर अलग पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, तो भाई पारिभाषिक शब्द की उपयोगिता क्या है, पारिभाषिक शब्दों का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी उपयोगिता भी है। जो भाई मेरे पारिभाषिक शब्द होते हैं इनका अर्थ भाई बिल्कुल स्पष्ट होता है। पारिभाषिक शब्दों का जो अर्थ होता है वह बिल्कुल स्पष्ट है, निश्चित होता है, इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जैसे भाई किसी ने बोला है गुरुत्वाकर्षण, तो भाई गुरुत्वाकर्षण का मतलब सेम ही होता है, घुमा फिरा के कुछ और नहीं होगा, समझ गए। यानी जो पारिभाषिक शब्द होते हैं इनका अर्थ क्या है भाई मेरे, बिल्कुल क्लियर होता है, समझ रहे हो। यानी क्या है, पारिभाषिक शब्द जो अर्थ, यानी जो इनका अर्थ होता है वो बिल्कुल साफ होगा। जैसे ऑक्सीजन है तो भाई ऑक्सीजन का मतलब हर कोई बिल्कुल क्लियर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, जिसे भाई बोला गया थोक विक्रेता, जिसे व्यापारी बोलते हैं ना, थोक का सामान है, भैया हर आदमी समझ जाएगा भाई थोक में बड़ी मात्रा में उसको डील कर रहा है, भाई थोक का बोलेंगे। उसी प्रकार से भाई अगर आप कोर्ट में जाओगे तो वहां पर बोलेंगे ना कैदी, मुजरिम। क्या है भाई, कैदी मुजरिम क्या है, एक प्रकार के पारिभाषिक शब्द है, कोर्ट में कोर्ट कचहरी में बोले जाते भाई मेरे। तो क्या है, यानी पारिभाषिक शब्द जो होते भाई मेरे बिल्कुल इनका जो अर्थ होता बिल्कुल स्पष्ट होता, क्लियर होता है, पहली बात। दूसरा, ज्ञान के संप्रेषण में सहायक होते हैं। जैसे भाई जो पारिभाषिक शब्द होता है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र के पारिभाषिक शब्द हैं, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में, प्रशासन में, कानून में, चिकित्सा में, यहाँ पर भाई जो पारिभाषिक शब्द बोले जाते हैं ये हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, ये हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं, जो पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे भाई अगर आप देखोगे कानून में, विधि मतलब होता कानून, विधि मतलब होता कानून, चिकित्सा यानी डॉक्टरी लाइन में, अर्थशास्त्र यानी एक प्रकार से इकोनॉमिक्स में, प्रशासन में, अरे भाई इकोनॉमिक्स में भाई मेरे बहुत प्रकार से पारिभाषिक शब्द बोले जाते हैं। जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, कहां के परिभाषिक शब्द हैं कि भाई इकोनॉमिक्स के परिभाषिक शब्द हैं, इकोनॉमिक्स में बोला जाता है। ठीक है, तो भाई मेरे विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गई, शासन हो गया, प्रशासन हो गया, चिकित्सा हो गया, यहाँ पर भाई मेरे जो परिभाषिक शब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है, इनके क्या करते हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। दूसरा क्या, शिक्षा और शोध में भाई इनका बड़ा उपयोग है। भाई एजुकेशन में, शिक्षा में और रिसर्च में भाई मेरे परिभाषिक शब्दों की भाई मेरे बड़ी भूमिका है। कोई भी जो हमारी शैक्षिक किताबें, जो बुक होती, किताब होती है, जो रिसर्च होती है, इसमें भाई परिभाषिक शब्दों की भाई मेरे बड़ी विशेषता है। क्योंकि परिभाषिक, देखो हर विषय में भाई मेरे अलग अलग, जैसे भाई अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, जैसे आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, तो वहां पर आता ना राज्य क्या है, राज्य आता है, या वहां पर संविधान है पॉलिटिकल साइंस में, या वहां पर देखो वो राज्य बोलेगा, सरकार बोलेगा। तो ये क्या है, ये भाई सारे परिभाषिक शब्द हैं। क्योंकि जो ऐसे शब्द जो किसी खास विषय में बोले जा रहे हैं या खास क्षेत्र में बोले जा रहे हैं, यही तो भाई मेरे परिभाषिक शब्द हैं। और परिभाषिक शब्द भाई शिक्षा और शोध में भाई मेरे बहुत बोले जाते हैं। ठीक है, एजुकेशन में भाई जैसे विज्ञान के अलग परिभाषिक शब्द हैं, इतिहास के अलग परिभाषिक शब्द हैं, भूगोल में अलग परिभाषिक शब्द हैं, ठीक है, या अर्थशास्त्र में अलग परिभाषिक शब्द है ना, अलग अलग सब्जेक्ट में।
भाई प्रशासन और कानून के लिए भाई मेरे बड़े आवश्यक हैं। भाई मेरे जो परिभाषिक शब्द होते हैं यह हमें सरकारी आदेशों को, नियमों को यानी जैसे सरकारी आदेश है या कोई सरकार का नियम है उसको भाई समझने में भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है परिभाषिक शब्द। जैसे भाई सरकार का कोई आदेश होता है तो सरकार बोलती ना, आपको सूचित किया जाता है, आपको आदेश दिया जाता है कि फलाने फलाने तारीख से आपको ये सारे नियम मानने हैं। तो भाई क्या है, परिभाषिक जो शब्द होते हैं, क्या है, जो परिभाषिक शब्द है आप ये मान लीजिए कि क्या करते हैं कि तो भाई मेरे जैसे शासन है, प्रशासन है, कानून है, इसमें भाई सभी जगहों पर बोले जाते हैं और भाई क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे अनुवाद में सहायक होते हैं। भाई किसी चीज का अगर हम अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें, तो भाई अनुवाद करने में भाई मेरे परिभाषिक शब्दों की भाई मेरे सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि अनुवाद के क्षेत्र में भाई परिभाषिक शब्दावली होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई जो परिभाषिक शब्द होते हैं इनका अनुवाद नहीं किया जाता है। अच्छा भाई एक बताओ, अगर ऑक्सीजन है, भाई अंग्रेजी में भी ऑक्सीजन होगी और हिंदी में भी ऑक्सीजन होगी। अरे भाई ऑक्सीजन का कोई थोड़ी अनुवाद किया जाता है, नहीं किया जाता ना जी। तो यानी जो परिभाषिक शब्द होते भाई मेरे अनुवाद करने में भाई मेरे बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो भाई परिभाषिक शब्दावलियों, परिभाषिक जो शब्द होते हैं उसको खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनका अनुवाद नहीं किया जाता, वो सेम टू सेम होते हैं परिभाषिक शब्द। समझ गए? परिभाषिक शब्द, परिभाषिक शब्दावली का भाई प्रकार बताओ, यानी जो परिभाषिक शब्दावली थी इसकी बात करेंगे। देखेगा भाई जितने मैं बता रहा हूं सारा एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, याद रखिएगा, यही सब आपको पेपर में आएगा। ठीक है, जो बता रहा हूं यही सब पढ़ के जाना है। और एक क्लास मारिए, आपके लिए मास्टर क्लास है, आपको इसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई परिभाषिक शब्दावली क्या है, इसके प्रकार बताइए, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। परिभाषिक शब्दावली विभिन्न प्रकार के आधारों पर बटी हुई है, क्योंकि हर जगह पर भाई मेरे अलग अलग परिभाषिक शब्द बोले जाते हैं। जैसे विज्ञान की बात करेंगे, विज्ञान में भाई मेरे कौन कौन से परिभाषिक शब्द हैं, जैसे भाई विज्ञान होता है, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वहां पर भाई अलग प्रकार के परिभाषिक शब्द हैं, जैसे परमाणु है, ऊर्जा है, कोशिका है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। भाई इस प्रकार के परिभाषिक शब्द भाई मेरे केवल विज्ञान में, विज्ञान विषय में, साइंस में बोले जाते हैं भाई ये सारे परिभाषिक शब्द। अरे भाई मेरे जो विज्ञान में जाओगे तो वहां पर बोलता परमाणु, ऊर्जा, कोशिका, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये कहां पर बोला जाता भाई, ये विज्ञान में बोला। अरे भाई परमाणु परमाणु ही रहेगा, परमाणु का अनुवाद नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा यानी क्या है, सारे परिभाषिक शब्द है भाई मेरे, विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु है, ऊर्जा है, कोशिका है, सारे ये क्या है, ये परिभाषिक शब्द हैं। अगला देखेगा प्रशासन में, यानी जो हमारा शासन प्रशासन होता है, यानी जो कानून कानून होता है, जो सरकारी कार्यालय वाला है, यहाँ पर भाई मेरे कौन कौन से परिभाषिक शब्द है, जैसे अधिसूचना, अधिसूचना, आदेश, प्रस्ताव। भाई इस प्रकार के परिभाषिक शब्द हमारे सरकारी कार्यालय में बोले जाते हैं, शासन प्रशासन में। यानी भाई मेरे जो हमारे सरकारी कार्यालय होता है वहां पर अगर आप लोग जाओगे तो जैसे अधिसूचना है, परिपत्र है, आदेश है, इस प्रकार के भाई मेरे परिभाषिक शब्दों को बोला जाता है। समझ रहे हैं? सरकारी जो कार्यालय होता है, जो सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, वहां पर बोलेगा ना, आपको आदेश, आदेश दिया जाता है, आप त्याग पत्र दिया जाता है, आपको निलंबित किया जाता है, प्रस्ताव पास किया जाता है। इस प्रकार के भाई मेरे परिभाषिक शब्द भाई हमारे प्रशासन बोले जाते हैं। कानून में भाई मेरे कौन कौन से परिभाषिक शब्द, कानून में यानी लॉ में, कानून को भाई कई बार किताब में विधि बोल देगा, विधि को ही भाई बोलते हैं कानून। कानून में भाई मेरे कौन कौन से परिभाषिक शब्द हैं, जैसे देखेगा कानून में जैसे धारा, अपील, दंड, इस प्रकार के भाई मेरे जो परिभाषिक शब्द हैं वो किसमें बोले जाते हैं, कानून में बोले जाते हैं। जैसे कानून में, न्यायालय में यानी कोर्ट वोट में भाई मेरे कौन से परिभाषिक शब्द बोले जाते हैं, जैसे संविधान, संविधान की धारा 44 के तहत, जैसे संविधान की धारा 420 के तहत भाई मेरे आपको 3 साल की सजा सुनाई जाती है। इस प्रकार के भाई मेरे परिभाषिक शब्द कहां पर बोले जाएंगे, वो भाई मेरे बोले जाते हैं कार्यालय, न्यायालय में, कोर्ट में बोला जाता है। जैसे भाई कानून में भाई मेरे जैसे दंड, अपील, इस प्रकार के परिभाषिक शब्द कहां पर बोले जाते हैं भाई, कानून में। अगला देखेगा वाणिज्य में यानी व्यापार में भाई मेरे कौन कौन से परिभाषिक शब्द बोले जाते हैं, व्यापार में देखेगा जैसे भाई अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में, और व्यापार में भाई मेरे कौन कौन से परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है। जैसे देखेगा मुद्रास्फीति, भाई मुद्रास्फीति यानी महंगाई भैया बढ़ रही है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भाई मेरे किसमें होता है, व्यापार में, व्यापारी करता है। जैसे बजट, कर, इस प्रकार के परिभाषिक शब्द कहां पर बोले जाते हैं, व्यापार में। जिसे थोक विक्रेता, थोक का सामान है, भाई इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कौन करता है, व्यापारी करता है। कौन करता है भाई, व्यापार में। और आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स में भाई मेरे कौन कौन से परिभाषिक शब्द हैं, जैसे राजस्व, बजट, कर, मुद्रास्फीति,
इस प्रकार के भाई परिभाषिक शब्द कहां पर बोले जाते हैं? ये भाई सारे जो परिभाषिक शब्द कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में, किसमें? इकोनॉमिक्स में भाई इनको बोला जाता है। और जो व्यापार होता है, व्यापारी भाई मेरे इस प्रकार के परिभाषिक शब्द बोलते हैं। भाई अपना तकनीक में, टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में भाई मेरे कौन कौन से परिभाषा, जैसे आप देखोगे जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में, जैसे भाई मेरे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, प्रोग्राम, इस प्रकार के जो भाई मेरे इस प्रकार के जो परिभाषिक शब्द कहां पर बोले जाते? तकनीकी और प्रौद्योगिकी में। जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक और प्रौद्योगिकी में मेरे कौन कौन से परिभाषिक शब्द बोले जाते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, प्रोग्राम है, डाटा है, इंटरनेट है। भाई कहां पर ऐसे शब्द बोले जाते हैं? ये भाई सारे शब्द टेक्निकल, टेक्नोलॉजी में बोले जाते हैं। इंजीनियरिंग में और सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी आईटीसी में भाई मेरे इस प्रकार के परिभाषिक शब्दों को बोला जाता है। अरे भाई आप देखो मोबाइल जो भाई मेरे जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वहां पर कैसे, वहां पर बोलेगा भाई सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, प्रोग्राम, ठीक है, सिस्टम, इस प्रकार के शब्दों का भाई सिस्टम शब्द कहां से आया? अरे भाई ये क्या है? आईटीसी यानी सूचना प्रौद्योगिकी भाई शब्द का प्रयोग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम शब्द कहां से आया? अरे भाई सिस्टम जो शब्द जो वर्ड है वो कहां से आया है? ये भी एक प्रकार का परिभाषिक शब्द है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम जो शब्द है या जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कहां से आया है? ये भाई किस प्रकार के वर्ड हैं? ये भाई मेरे सूचना और प्रौद्योगिकी भाई मेरे परिभाषिक शब्द हैं, यानी खास तौर से टेक्निकल में, टेक्नोलॉजी में भाई इस प्रकार के शब्दों को बोला जाता है। यही तो परिभाषिक शब्द हैं। निष्कर्ष देखेगा, परिभाषिक शब्द भाई, परिभाषिक शब्द जो होते हैं किसी विषय या किसी क्षेत्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं भाई परिभाषिक शब्द। जैसे शिक्षा में, प्रशासन में, विज्ञान में, तकनीक में भाई अलग अलग प्रकार के परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, परिभाषिक शब्दों को लेकर के, परिभाषिक शब्द क्या, परिभाषिक शब्दों की विशेषता बताओ। ये भाई क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा, 200% ध्यान रखिएगा, इसको जरूर पढ़ के जाना। पेपर में 100% आएगा 10 नंबर का, समझ गए। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे, ठीक है। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। मेरे अगला हमारा क्वेश्चन करेगा सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद और काव्य अनुवाद क्या? भाई सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद होता, सृजनात्मक साहित्य मतलब समझते हो भाई मेरे? अरे भाई कविता है, कहानी है, उपन्यास है भाई मेरे, इसका अनुवाद कैसे किया जाता है? नहीं कविता का अनुवाद हो गया भाई मेरे, या कहानी का अनुवाद हो गया है, या कोई निबंध लिखा है, या कोई नाटक है, जैसे भाई प्रेमचंद के नाटक हैं, प्रेमचंद की कहानियां हैं, या भाई मान लो कि जैसे भाई मेरे अगर आप लोग देखोगे, जैसे खास तौर से देखोगे प्रेमचंद की कहानी हो गई, उसी प्रकार से भाई अगर आप लोग देखोगे सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी। तो भाई जो कवि होते हैं उनका भाई जो अनुवाद किया जाता है इसको बोलते हैं सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद। यानी जो कविता है, कहानी है, निबंध है, ठीक है, जो उपन्यास है, इनका जो अनुवाद किया जाता है भाई मेरे, इसको बोलते हैं भाई सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद। देखेगा सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद बताओ भाई, देखेगा सृजनात्मक साहित्य का मतलब होता है भाई कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, इनका जब भाई अनुवाद करते हैं भाई इसी को कहते हैं भाई सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद, जिसमें लेखक की कल्पना है। अरे भाई कविता, कहानी जो थी इसमें लेखक भाई अपनी कल्पना में जीता ना, काल्पनिक, जिसमें लेखक की संवेदना है, जिसमें लेखक की भावना है, जिसमें कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक का जो अनुवाद भाई मेरे किया जाता है, यही होता भाई मेरे सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद। ऐसे साहित्यिक अनुवाद का सामान्य अनुवाद से भाई बिल्कुल अलग तरीका होता है। भाई देखो कविता, कहानी का जो अनुवाद करना भाई मेरे सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। जो साहित्यिक अनुवाद है, सृजनात्मक साहित्य का जो अनुवाद है, ये नॉर्मल अनुवाद से भाई मेरे बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है। ऐसे साहित्य का अनुवाद सामान्य अनुवाद से बहुत ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल अर्थ का अनुवाद नहीं करना, शब्द का अनुवाद नहीं करना, बल्कि भाव का, रस का, शैली का भी भाई अनुवाद करना पड़ता है। तो भाई जो साहित्य का अनुवाद होता है ये सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें शब्दों का अनुवाद ही नहीं बल्कि भावों का अनुवाद, विचारों का अनुवाद, एक प्रकार से फीलिंग, जो जिसको बोलते फीलिंग नहीं बोलते आप लोग भाई, उसका भी क्या है इसमें अनुवाद किया जाता है, समझ रहे हो। यानी ये क्या है, इसको बोलते भाई सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद, जिसमें केवल अर्थ ही नहीं बल्कि भाव, रस, शैली, इन सब का भी हम लोग क्या करते भाई मेरे अनुवाद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद में अनुवादक के, मूल लेखक के भाव जगत में प्रवेश करता है।
भाई अगर आपको कविता कहानी का अनुवाद करना है तो भाई आपको उस लेखक को पढ़ना पड़ेगा, उस लेखक के विचार को जानना पड़ेगा, उस लेखक की भावनाओं को समझना पड़ेगा भाई, तभी आप किसी लेखक की कविता कहानी का भाई अनुवाद कर सकते हैं। शब्दों के शाब्दिक अनुवाद से भाई अधिक महत्वपूर्ण भाई भाव का अनुवाद करना। भाई जो साहित्य का अनुवाद है यानी कविता कहानी अगर अगर आपको अनुवाद करना है, यहां पर भाई मेरे भावनाओं का अनुवाद होता है। शब्दों का अनुवाद करना तो भाई मेरे बहुत आसान है, लेकिन किसी की कवि की कविता का अनुवाद करना, किसी की कवि की भावनाओं का अनुवाद करना भाई मेरे सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, समझ रहे हो। यदि अनुवाद करते समय जो उसकी मेन कहानी है भाई उसका अगर आप अनुवाद कर रहे हो तो उसका भाव भी अनुवाद करना चाहिए, नहीं तो भाई अनुवाद नहीं हो पाएगा। अरे भाई जैसे अगर मैं बताऊं खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, अगर इस कविता का कोई अनुवाद अंग्रेजी में करता है तो सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं बल्कि भावनाओं का भी अनुवाद करना भाई क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए भाई मेरे जो सृजनात्मक साहित्य होता है इसके अनुवाद को भाई हम बोलते हैं पुनर्सर्जना। जैसे किसी कवि की कविता का अगर आप लोग अनुवाद कर रहे हो तो एक प्रकार से भाई आप उस कविता को दोबारा लिख दे रहे हैं, इस प्रकार का अनुवाद हो जाता है। और खास तौर से भाई जो कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, इनका अनुवाद करना भाई सामान्य नहीं है, बल्कि इसको क्या माना जाता है, बहुत ही कठिन माना जाता है। आसान अनुवाद नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों का अनुवाद नहीं बल्कि भावनाओं का अनुवाद है, फील का अनुवाद है, फीलिंग का, भावना का, ठीक है, इमोशन का अनुवाद भाई करना पड़ता है। जिसे भाई सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाले ने थे, क्योंकि हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भाई वीरता के गुण आएंगे। लेकिन दूसरा कोई अंग्रेज भाई अगर इस कविता को पढ़ेगा तो क्या उसमें वीरता के भाव आएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम भावनाओं का अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए भाई मेरे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, इनका अनुवाद करना साधारण अनुवाद से भाई मेरे इसको मुश्किल माना जाता है। ठीक है। काव्य अनुवाद क्या है? अरे भाई काव्य अनुवाद का मतलब किसी कविता का जब अनुवाद करते हैं, जैसे भाई कोई कविता है, कविता का अनुवाद को भाई बोलते हैं काव्य अनुवाद। क्या बोला भाई? काव्य अनुवाद क्या है? जब कविता का अनुवाद करते हैं। देखो काव्य अनुवाद का मतलब सृजनात्मक साहित्य में भाई अनुवाद होता है जब हम किसी कविता को एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखते हैं, यही भाई होता काव्य अनुवाद। क्या बोला भाई मेरे? जब हम किसी कविता का, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, जब हम किसी कविता, यहां से देखेगा, जब हम किसी कविता का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, यही होता भाई मेरे काव्य अनुवाद। काव्य अनुवाद क्या है? केवल कविता के शब्दों का अनुवाद नहीं करना है, बल्कि कविता का जो भाव है, जो रस है, जो छंद है, जो अलंकार है, इसका भाई मेरे भी अनुवाद करना है। और भाई मेरे कविता का अनुवाद करना सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि कविताओं में क्या होती, भावनाएं होती हैं। कविताओं में क्या होती, भावनाएं होती हैं, क्योंकि इसका अनुवाद करना भाई मेरे क्या है, बहुत ज्यादा टफ माना जाता है। जैसे कविता है, जैसे बहुत सारी कविता है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, या और महाराणा प्रताप की कोई कविता उठा लो, ठीक है भाई। कविता का अनुवाद करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कविता के शब्दों का अनुवाद के साथ साथ कविता की जो भावना है, जैसे कोई कविता भाई प्रेम की कविता है, कोई कविता वीर रस की, वीरता की कविता, तो उसकी भावना का अनुवाद करना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। काव्य अनुवाद देखिएगा, काव्य अनुवाद में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कवि की भावनाओं का भी अनुवाद करना चाहिए। जब तक भाई उस कवि की भावनाओं को नहीं पकड़ेंगे तब तक भाई कविता का अनुवाद करना नहीं कर पाओगे। उसी को बोलते काव्य अनुवाद ना, ठीक है। क्योंकि कविता का अनुवाद करते समय उस समय कविता की एक प्रकार से दोबारा कविता लिख दोगे, तो कविता का अनुवाद करना भाई को बोलते काव्य अनुवाद। क्योंकि इसमें भाई मेरे शब्द नहीं बल्कि भावनाओं, फीलिंग का भी अनुवाद करना ना, यही तो भाई कविता का अनुवाद है। काव्य अनुवाद का क्या उद्देश्य है भाई? कविता के मूल विचार और भाव की रक्षा करना। भाई मेरे जब हम लोग किसी कविता का अनुवाद करें तो कविता का जो भाव है, जैसे वीर रस की कविता है तो भाई वियोग रस में ना बदल जाए, क्योंकि इसकी भावनाओं का भी अनुवाद करना। कविता का जो मूल भाव है, जो मूल भाव है उसकी भावना है, जैसे प्यार प्रेम की कविता है, या वो कविता को पढ़ करके आपको रोना आ जाता है, तो भाई मेरे अगर वो दूसरी भाषा में कविता, जैसे एग्जाम्पल बताऊं, जैसे भाई मेरे कोई कविता लिखी है भाई, उस कविता को पढ़ करके हमारी आंखों में आंसू आ गया, ठीक है, लेकिन भाई उस कविता को अगर अंग्रेजी में लिखा गया तो भाई कोई अंग्रेज अगर उस कविता को पढ़ता है, अगर उसकी आंखों में भी आंसू आ जा रहा है, इसका मतलब भाई कविता का सही अनुवाद किया गया। तभी तो भाई आपने भावना का अनुवाद कर दिया, फीलिंग का अनुवाद करना ना, भावना का तभी अनुवाद किया जाएगा। तो जब भी कविता का काव्य अनुवाद करते हैं यानी कविता का अनुवाद करते हैं, तो भाई कविता के मूल भाव या मूल विचार का अनुवाद करना भाई होता है। काव्य अनुवाद का भाई मेरे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कविता के भाव, रस और अलंकारों का अनुवाद किया जाता है।
साहित्यिक सौंदर्य को बनाए रखना। भाई जो कविता, जो मूल कविता है उसके जो सुंदरता है, उसका जो प्रतीक है, इसको बनाए रखना भाई सबसे बड़ी बात होती है। जो कविता लिखी गई है, जो मूल कविता जिसका अनुवाद करेंगे, जैसे कोई कविता हिंदी में लिखी गई, भाई मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं, तो भाई उस कविता की जो सुंदरता है, उसमें प्रकृति की सुंदरता है, मानव की सुंदरता है, किसी स्त्री की सुंदरता है, उस सुंदरता को भी बनाए रखना कविता के भाई मिले सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर कविता का अनुवाद कर रहे हैं। भाषाई और संस्कृति, भाई जो कविता होती है वो हमारी संस्कृति से, कल्चर से जुड़े। जब भी भाई मेरे कविता का अनुवाद करें काव्य अनुवाद में, तो हमें उस भाषा के साथ साथ उसकी संस्कृति, कल्चर का भी अनुवाद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने अगर आप किसी सभ्यता संस्कृति को नहीं समझेंगे तो आप भावना फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भाई अगर कोई कविता का अनुवाद कर रहा है तो जिस भाषा में कविता लिखी गई है वहां के कल्चर को या वहां की संस्कृति को पकड़ना पड़ेगा भाई, तभी आप उस कविता का अनुवाद कर पाएंगे। विश्व साहित्य का विस्तार, भाई मेरे अगर कविताओं का अनुवाद किया जाता है तो इससे भाई जो पूरी दुनिया का जो साहित्य है वो भाई मेरे बढ़ता है ना। जैसे भाई मेरे चीन की कोई कविता, उसका अगर अनुवाद किया जाएगा भाई हम लोग पढ़ेंगे, या अमेरिका भाई मेरे कोई कविता लिखी गई अनुवाद किया जाएगा तो भाई भारत के लोग उसको पढ़ पाएंगे ना। काव्य अनुवाद से भाई मेरे एक भाषा का व्यक्ति दूसरी भाषा की कविता को पढ़ सकता है, जान सकता ना। इससे भाई मेरे पूरी दुनिया में जो साहित्य है वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए भाई जो कविता का अनुवाद है, इससे पूरी दुनिया में जो कविताएं हैं उसको आप समझ सकते, पढ़ सकते ना। कविता के मूल उद्देश्य को बनाए रखना, भाई मेरे जब भी आप कविता का अनुवाद करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है, काव्य अनुवाद करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कविता का जो मूल भाव है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, जो उसका संदेश है, वो भाई मेरे बना रहना चाहिए। किसी कविता का अनुवाद करें भाई मेरे, जब आप हिंदी में लिखी कविता को अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो भाई उस कविता का उद्देश्य क्या है, उस कविता का संदेश क्या है, ये भी अंग्रेजी भाषा में बना रहे अगर आप अनुवाद कर रहे हैं। ये भाई काव्य अनुवाद का सबसे बड़ा उद्देश्य। तो कविता की जो मूल भावना है, जो मूल विचार है, ठीक है, कोई कविता भाई प्रेम की है, कोई कविता प्यार की है, या कोई कविता भाई मान लो जो ईश्वरीय प्रेम की है, तो भाई जैसे भाई ईश्वरीय प्रेम को लेकर भाई कबीर ने, गुरु नानक ने, मीराबाई ने भैया खूब लिखा है। तो भाई अगर मीराबाई की कविताओं को अगर मैं अनुवाद करूं तो उसमें भाई मेरे अगर उसमें भक्ति बची हुई है, यही तो भाई कविता का मूल उद्देश्य है अगर आप अनुवाद कर रहे हैं। यानी कविता का जब अनुवाद करें तो कविता का जो मुख्य उद्देश्य है वह बना रहना चाहिए। नवीन पाठक वर्ग, भाई मेरे जब भी आप कविता का अनुवाद करें तो कविता भाई मेरे दूसरे जो दूसरी भाषा के लोग हैं उन तक भाई वो कविता पहुंचनी चाहिए। कविता काव्य अनुवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। देखो भाई जो कविता हिंदी में लिखी गई, हिंदी वाले लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई वही कविता अगर अंग्रेजी में लिखी जाए तो अंग्रेजी भाषा जानने वाले भाई अगर लोग उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, तो भाई यही काव्य अनुवाद की सबसे बड़ी सफलता है। दूसरे जो भाषा वाले लोग हैं वो लोग भी भाई हमारी कविता को पढ़े, जाने, यही तो भाई काव्य अनुवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। कविता का अनुवाद करना भाई मेरे सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है, सबसे ज्यादा क्या माना जाता है जी, टफ माना जाता है, याद रखिएगा। इस प्रकार सृजनात्मक साहित्य में अनुवाद में एक चुनौतीपूर्ण माना भाई, अनुवाद करना भाई मेरे सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। खास तौर से किसी कविता का अनुवाद करना है, नाटक का अनुवाद करना है, कहानी का अनुवाद करना भाई सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। और दूसरा अगर आप देखो काव्य अनुवाद, कविता का अनुवाद करना तो भाई और मुश्किल है, क्योंकि इसमें कवि की भावना, कवि के विचारों का भी अनुवाद करना पड़ता है। सफल काव्य अनुवाद वही है, सफल कविता का अनुवाद भाई वही होगा कि कविता की जो मूल भावना है वह सुरक्षित रहे। जब आप किसी दूसरी भाषा में कविता का अनुवाद करें तो भाई मेरे काव्य अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में जरूर आ सकता है। काव्य अनुवाद मीन्स होता है कविता का अनुवाद करना। दूसरा भाई आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, संरचनात्मक साहित्य का अनुवाद क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। संरचनात्मक साहित्य का अनुवाद बताइए। तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। मेरे अगला हमारा क्वेश्चन करेगा अनुवाद का स्वरूप बताओ। भाई मीडिया में अनुवाद, प्रशासन में अनुवाद, साहित्य में अनुवाद, शिक्षा में अनुवाद कैसा रहा। भाई अनुवाद का स्वरूप देखेंगे, भाई ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, अनुवाद का स्वरूप बताओ। भाई कौन कौन से क्षेत्र में भाई मेरे आजकल अनुवाद किया जा रहा है। तो भाई अगर आप देखोगे हर जगह भाई मेरे अनुवाद होता है। वो मीडिया में यानी खबरों में भी अनुवाद होता है, हमारा जो शासन प्रशासन होता है यहाँ पर भी अनुवाद होता है, कविता कहानी का भी भाई साहित्य में अनुवाद होता है, शासन प्रशासन में अनुवाद होता है, शिक्षा में भी अनुवाद होता है। भाई हर जगह अनुवाद ही होता है। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई इलाका नहीं है भाई मेरे जहां पर अनुवाद नहीं होता। हमारे कार्यालय में, सरकारों में, कोर्ट में, संसद में, पार्लियामेंट में भाई मेरे हर जगह अनुवाद होता है। भाई मेरे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर अनुवाद ना होता हो। देखिएगा
अनुवाद का स्वरूप बताइए। देखो अनुवाद केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में करना ही नहीं है भाई। अनुवाद क्या होता है कि अनुवाद का मतलब है नहीं कि एक भाषा में बात को दूसरी भाषा में आपने कह दिया, यही अनुवाद नहीं है। अनुवाद भाई मेरे एक बहुआयामी चीज है, एक प्रक्रिया है भाई। अनुवाद में भाई अर्थों का अनुवाद, भाव का अनुवाद और संस्कृति और उद्देश्य का भी अनुवाद किया जाता है। अनुवाद का स्वरूप क्या है भाई? अनुवाद में देखो विषय, प्रयोजन और पाठक वर्ग के अनुसार बदलता रहता है भाई। हर क्षेत्र में जो अनुवाद है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, समझ गए। कभी कभी अनुवाद शाब्दिक होता है भाई, कभी कभी देखोगे तो केवल शब्दों का अनुवाद किया जाता है, एक शब्द को दूसरी भाषा में कह देना ये अनुवाद है। कभी कभी भाई मेरे क्या होता है, भावनाओं का भी अनुवाद किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या है, कभी कभी हम लोग भाई मेरे भावनाओं का भी अनुवाद करते हैं, ठीक है। जैसे कविता कहानी का अनुवाद भाई मेरे किया जाता है, अलग प्रकार का अनुवाद है। तो आधुनिक समय में अगर आप देखोगे तो ज्ञान विज्ञान में, शासन में, प्रशासन में, शिक्षा में, मीडिया में भाई हर जगह पर अनुवाद किया जा रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भाई मेरे अनुवाद नहीं किया जा रहा हो। अगला जैसे क्या है, मीडिया और अनुवाद क्या भाई। अगर आप लोग देखो भाई आजकल मीडिया में भाई मेरे सबसे ज्यादा अनुवाद होता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में भाई मेरे देखने को मिल सकता है, मीडिया अनुवाद क्या। देखो आज भाई जो मीडिया है, जिसे समाचार है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है भाई, सोशल मीडिया, यही तो सब भाई हमारा मीडिया है। यहाँ पर भाई मेरे बहुत ज्यादा अनुवाद है। अरे भाई अखबार में देखोगे एक ही खबर भाई मेरे पंजाबी में लिखी है, अंग्रेजी में और हिंदी में छपी है। यानी कह सकते मीडिया यानी समाचार पत्रों में भाई मेरे सबसे ज्यादा अनुवाद होता है। उसी प्रकार से टेलीविजन में देखो, अब भाई टीवी में जो खबरें आती हैं भाई हिंदी में भी वही खबर आ रही है, अंग्रेजी में वही खबर आ रही है, और कोई रीजनल चैनल है, वो पंजाबी का चैनल है, वो गुजराती का चैनल है, वहां पर भाई वही खबर आ रही है लेकिन बस उसकी भाषा अलग है। तो भाई मीडिया में अगर आप देखोगे तो भाई मेरे सबसे ज्यादा अनुवाद किया जाता है। मीडिया के क्षेत्र में भाई अनुवाद का विशेष महत्व है भाई। अगर आप लोग देखोगे जो हमारा मीडिया का क्षेत्र है यहाँ पर तो क्या भाई अनुवाद का तो भाई मेरे सबसे ज्यादा महत्व भाई मीडिया के क्षेत्र में है। आज अगर आप लोग देखोगे मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है भाई मेरे जहां पर सबसे ज्यादा अनुवाद होता है। देखते हैं भाई, अगर आप लोग देखोगे तो भाई जैसे एक खबर है, जैसे पंजाब में भाई कोई घटना घट गई तो भाई वो खबर भाई मेरे कह सकते पंजाबी में भी आएगी, हिंदी अंग्रेजी सब में दिखाई जाती ना। भाई मीडिया में विशेष महत्व भाई अनुवाद का। समाचार भाई मेरे एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखे जाते हैं भाई। मीडिया में तो ये होता ना कि एक जो समाचार है वो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, गुजराती में भी है ना। तो क्या है, मीडिया में अनुवाद होता। उसी प्रकार से जो हमारा टेलीविजन है, रेडियो पर भाई मेरे अनुवाद होता ना। एक ही देखो, आप लोग देखो भाई मेरे कि एक ही विज्ञापन, जैसे भाई कपड़े का विज्ञापन है तो भाई मेरे वह पंजाबी में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, अंग्रेजी में आएगा। तो भाई मीडिया और विज्ञापन में अगर आप देखो जो एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं इसमें भाई मेरे अनुवाद खूब होता है, समझ गए। जैसे मीडिया में जो अनुवाद भाई, जैसे अंतरराष्ट्रीय खबरें, जैसे भाई अमेरिका से कोई खबर आई तो भाई वो तो खबर अंग्रेजी में रहेगी ना, लेकिन भाई उसको हम लोग हिंदी में सुनते हैं। जैसे भाई कोई रिपोर्ट है, जैसे कोई भाई सूचना, कोई जानकारी है भाई, चीन से कोई जानकारी है भाई, चीन में कोरोना फैल गया था। अरे भाई चीन में जब कोरोना फैला था वो सारी खबरें चीनी भाषा में रही होंगी, तो भाई हमको कैसे पता चला? क्योंकि भाई उसका अनुवाद किया गया, समझ गए। मीडिया में भाई मेरे अनुवाद जो होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है। मीडिया में जो अनुवाद है बिल्कुल शॉर्ट में किया जाता है और तात्कालिक अनुवाद, क्योंकि मीडिया में भाई तुरंत तुरंत खबरें दी जाती ना, तो भाई मीडिया में जो अनुवाद किया जाता है वो तात्कालिक है, स्पष्ट है। मीडिया में भाई मेरे अनुवाद करते समय बहुत हमें संवेदनशील रहना पड़ता है, क्योंकि खबरों का जब भी अनुवाद करें भैया अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इस प्रकार से अनुवाद करना है ताकि संदेश का अर्थ, भाई कोई खबर है अगर अंग्रेजी भाषा में, जब से भाई मान लो कि अमेरिका में कोई घटना घट गई भाई मेरे, वो खबर है तो अंग्रेजी में थी, लेकिन भाई उसको अगर हिंदी में लिखा जाएगा, अनुवाद किया जाएगा तो भाई खबर का अर्थ ना बदले। यही भाई अनुवाद है मीडिया में जो अनुवाद है। इस प्रकार मीडिया में भाई मेरे सूचनाओं का ज्यादातर अनुवाद किया जाता है। कोई जानकारी है जो अंग्रेजी में हिंदी में आ गई, हिंदी में अंग्रेजी में हो गई है भाई। जैसे मैंने बताया था ना मीडिया को लेकर पहले बता, जैसे भाई मान लो केरल में कोई घटना घट गई तो भाई केरल की जो खबरें होंगी तो वो तो खासतौर से मलयालम में आएंगी ना, लेकिन भाई हम लोगों को हिंदी में सुनने को मिलेंगी, वो अंग्रेजी में भी आएंगी। तो भाई मीडिया में जो कह सकते अनुवाद है वह तो भाई मेरे बहुत ज्यादा खासतौर से मीडिया के क्षेत्र में होता है, ठीक है। मीडिया में तो अनुवाद भरा पड़ा है। अगला भाई मेरे प्रशासन में अनुवाद क्या है? प्रशासन में भाई मेरे अनुवाद क्या देखेगा? प्रशासन में भाई जैसे सरकारी आदेश है, इसका अनुवाद भाई खूब होता है। सरकार की भाई मेरे कोई सूचना है, अरे भाई जब कोरोना फैला था तो भाई ये सरकार जो भी जानकारी निकालती थी, सूचना आती थी, वो तो भाई अंग्रेजी में भी आती थी, पंजाबी में भी आती थी, हिंदी में भी आती थी, सभी प्रकार की भाई जो सरकारी आदेश होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, जो सरकार के नियम कानून होते हैं भाई,
तो भाई सभी भाषाओं में था ना, तो भाई प्रशासन में भाई भाई मेरे खूब अनुवाद किया जाता है। अगर आप देखो भाई प्रशासन में अगर आप देखोगे जैसे सरकार का कोई आदेश है तो भाई वो हिंदी में भी आएगा, अंग्रेजी में भी आएगा, वो पंजाबी में भी आएगा, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मलयालम में भी आता ना, अलग अलग भाषाओं में ना। तो भाई जो प्रशासन होता है यहाँ पर भाई प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है ना, जिसे कानून के क्षेत्र में अलग प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है। कोर्ट भाई अलग प्रकार के शब्द प्रयोग करता है, बैंक अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है ना। वही प्रशासन में देखोगे तो अनुवाद करते समय भाई मेरे हम लोगों को प्रशासनिक शब्दावलियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। भाई जो प्रशासन का अनुवाद होता है इसमें भाई किसी प्रकार की भावना नहीं होती प्रशासन में। अरे भाई कोई सरकारी आदेश है, कोई सरकारी नोटिस होता है, उसमें कोई भावना थोड़ी होती, फीलिंग नहीं होती, बल्कि वो तो भाई एक आदेश है, इस प्रकार का भाई मेरे प्रशासनिक अनुवाद होता है। भाई जो प्रशासन में जो अनुवाद हो रहा है इसमें अनुवाद करते समय में नियमों का, कानूनों का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। भाई जो हमारा प्रशासन है, कोर्ट कचहरी, सरकारी कार्यालय का जो भाई अनुवाद होता है इसी प्रकार से होता है प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासनिक अनुवाद भैया करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रशासन है वो भाई सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करता है। भाई प्रशासन का काम है भाई मेरे सरकार की बात को या काम को जनता तक पहुंचाना, इसलिए भाई शासन प्रशासन में भाई अनुवाद खूब होता है। कोई भी सरकारी आदेश होगा, कोई भी सरकारी नियम कानून होगा तो भाई वह हिंदी में भी छपेगा, वह अंग्रेजी में भी छपेगा, वह अलग अलग देसी भाषाओं में भाई मेरे भी छपता है। तो भाई प्रशासन में कह सकते भाई मेरे सबसे ज्यादा अनुवाद आजकल हो रहा है। भाई अगला देखिएगा शिक्षा में अनुवाद कर रहा है। शिक्षा क्षेत्र में भाई मेरे कितना अनुवाद होता है आजकल, देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में भाई अनुवाद की तो भाई मेरे सबसे बड़ी भूमिका है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर को देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद तो भाई मेरे सबसे ज्यादा हो रहा है। भाई आज जो हमारी किताबें हैं उनका भाई खूब ज्यादा अनुवाद किया जाता है। मैंने बताया ना कि गुरु भाई मेरे जो किताबें छपती हैं पहले हिंदी में छपती, अंग्रेजी में छपती, बाद में हिंदी में छपती हैं, उसी प्रकार से भाई कोई रिसर्च हो रहा है, कोई शोध हो रहा है, भाई शिक्षा के क्षेत्र में तो अनुवाद की भाई मेरे सबसे बड़ी भूमिका है। अरे भाई आज हम लोग विज्ञान में न्यूटन के बारे में, मार्कोनी के बारे में, यह हम विज्ञान जान पा रहे किस भाई अनुवाद हुआ तभी तो जान पाए। अरे भाई हम लोगों ने आज गुरुत्वाकर्षण जाना है, किसको जाना भाई गुरुत्वाकर्षण में हम लोगों ने जाना ना न्यूटन को। न्यूटन को क्यों जान पाए? अरे भाई अनुवाद हुआ तभी जान पाए, नहीं तो न्यूटन के बारे में कभी जिंदगी में पता नहीं चलता हम लोगों को, ठीक है। अरे अनुवाद के कारण ही कह सकते भाई अनुवाद हुआ ना साइंस में, तभी तो न्यूटन को जान पाए, तभी तो गुरुत्वाकर्षण पता चला, तभी तो भाई हमको रॉकेट मिसाइल लॉन्चर पता चला, अनुवाद से ही तो पता चला ना। भाई अनुवाद शिक्षा में क्या करता है, उच्च स्तरीय ज्ञान को लाता है। भाई अनुवाद के जरिए जो छात्र होते हैं वो जटिल से जटिल विषयों को समझ सकते हैं। अरे भाई साइंस का जैसे विज्ञान होता, अरे भाई विज्ञान को भाई हम लोग हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग छात्र समझ पाते ना। तो अनुवाद के जरिए भाई छात्र जो होते हैं कठिन से कठिन विषयों को समझ सकते हैं भाई शिक्षा के क्षेत्र में। भाई शिक्षा में देखो जैसे विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, दर्शन है, इसमें भाई मेरे भी अनुवाद किया जाता है। भाई शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखोगे बिल्कुल स्पष्ट क्लियर अनुवाद भाई मेरे किया जाता है। तो आजकल भाई अगर आप देखोगे शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें भाई मेरे खूब अनुवाद हो रहा है। इस प्रकार शिक्षा अनुवाद में भाई शिक्षा भाई लोकतंत्र को बढ़ाती है। तो भाई अगर शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद होगा इससे भाई लोगों को जानकारी मिलेगी, अलग अलग चीजों को जान पाएंगे। भाई शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं अनुवाद की एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी विशेषता है। भाई आज जो भी हमारी किताबें, जो भी हमारी बुक है उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है भाई अनुवाद का ही परिणाम है। भाई पॉलिटिकल साइंस में अगर आप लोग प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हो, अरस्तु के बारे में पढ़ रहे हो, आप राज्य के बारे में पढ़ रहे हो, तो भाई अनुवाद हुआ तभी जान पाए, नहीं तो कभी पता नहीं चलता। भाई अगर आप लोग विज्ञान पढ़ते हो, भाई आप लोग न्यूटन के बारे में, एडिसन के बारे में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के बारे में जान पाए ना, तो भाई अनुवाद का ही परिणाम है। भाई अगर आप लोग हिस्ट्री में, भाई इतिहास में अगर आप लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ा या चीन का इतिहास पढ़ा या जापान का इतिहास पढ़ा इतिहास में भाई मेरे, तो अनुवाद हुआ तभी तो भाई मेरे जान पाए, नहीं तो हमको चीन और जापान के बारे में क्या पता चलता भाई अगर अनुवाद है कि भाई जापान में तो भाई सारी चीजें जापानी में है ना। अरे हम लोगों को कैसे पता चलता यार, हम लोगों तो भाई खाली हिंदी आती है, तो भाई अनुवाद हुआ ना तभी तो पता चला। जैसे भाई चीन में, अबे चीन का इतिहास भाई हम लोग पढ़ते हैं, चाइनीज हिस्ट्री पढ़ते हैं, चीन का इतिहास पढ़ते हैं, तो क्यों अनुवाद हुआ तभी तो जान पाए, नहीं तो भाई मेरे चीनी भाषा हम लोगों को तो आती नहीं है। तो भाई शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो भाई सब कुछ अनुवाद ही है, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखोगे, अनुवाद का जो स्वरूप का प्रयोजन है, अनुवाद भैया समय के अनुसार बदलता रहता है। हर क्षेत्र में भाई अलग अलग प्रकार का अनुवाद है। अनुवाद का जो स्वरूप है अलग अलग इलाकों में, शिक्षा में अलग अनुवाद होता है, विज्ञान में अलग प्रकार का अनुवाद है, प्रशासन में अनुवाद होता है, कानून में अनुवाद होता है, विधि इसको भाई बोलते हैं, हर क्षेत्र में भाई मीडिया में अनुवाद होता है।
तो भाई इसको बोलते हैं अनुवाद को लेकर के। अगर भाई मेरे जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इस सारे क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस सारे क्वेश्चन को आपको करके जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एग्जाम में भाई मेरे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। देखिएगा, अब भाई अगला हमारा क्वेश्चन करेगा भाषिक कोश और भाषोत्तर कोश क्या है, अर्थ और उदाहरण सहित भाई जिसको बताना। भाषिक कोश और भाषोत्तर कोश क्या है, ये भाई मेरे एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिएगा, भाषिक कोश क्या है, भाषिक कोश का मतलब डिक्शनरी। अरे भाई जो डिक्शनरी होती ना, हार्ड हार्ड चीजों को देख लेते हैं तो डिक्शनरी है भाई। जब हम किसी चीज का अनुवाद करें तो भाई उसको डिक्शनरी, भाषिक कोश उसको बोलते हैं, डिक्शनरी को बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी है, हिंदी की डिक्शनरी होती है, पंजाबी में डिक्शनरी होती है, उसी को बोलते हैं भाई भाषिक कोर्स। ठीक है, डिक्शनरी देख करके भाई मेरे हम लोग अनुवाद करें तो बेहतर होगा। जिसमें किसी भाषा के शब्दों की व्याख्या की जाती है कि किसी दूसरी भाषा में दी जाती है तो भाई भाषिक कोश होता है। इसमें शब्दों के अर्थ, भाई डिक्शनरी में क्या था, किसी शब्द का अर्थ लिखा होता है, उसका उच्चारण भी लिखा होता है और उसका व्याकरण भी लिखी होती है, और उस शब्द का प्रयोग कैसे करना, भाई डिक्शनरी में तो सारी चीजें लिखी ना। अरे भाई डिक्शनरी में सभी प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश की डिक्शनरी देखी होगी ना, भाई उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें शब्द भी, शब्द का अर्थ लिखा होता है, उसको कैसे बोलना है, उसको कैसे यूज करना, शब्द का प्रयोग करना है, यही तो भाई हमारी डिक्शनरी होती है ना। ठीक है, भाषिक शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी होती है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाषा के शब्दों को, अर्थ को समझना। अरे भाई किसी भाषा के जो शब्द हैं उनके शब्दों को समझना और उनका भाई मेरे सही प्रयोग करना ही क्या भाषिक कोश की भाई मेरे सबसे बड़ी विशेषता है। जो भाई मेरे भाषिक शब्द होते हैं यानी जो डिक्शनरी होती है, उसका काम क्या है कि भाई भाषा के शब्दों को समझना। अरे भाई किसी भाषा में जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, उनको समझना और उनका सही प्रयोग करना भाई डिक्शनरी का मुख्य उद्देश्य है। विशेषता क्या है भाई मेरी, जो डिक्शनरी होती है क्या करती है, किसी भाषा के शब्दों का अर्थ बताती है। अरे भाई डिक्शनरी का काम क्या है कि भाई उस भाषा में जो शब्द है उनका अर्थ बताती है डिक्शनरी। व्याकरण की जानकारी कौन देता है, भाई डिक्शनरी यानी भाषिक कोश ही देते हैं। भाई मेरे जो डिक्शनरी होती है, जो बोलते हैं भाषिक शब्दकोश, क्या देती है, व्याकरण को बताती, ग्रामर को बताई, ग्रामेटिक यानी व्याकरण की जो मिस्टेक है, जो गलतियां हैं, उसको हम सुधार सकते भाई डिक्शनरी को देख करके, भाषिक डिक्शनरी को। ठीक है, सामान्य भाषा में इसका भाई प्रयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में अगर आप देखो भाई डिक्शनरी का भाई हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग अंग्रेजी की डिक्शनरी भाई आप लोगों ने खूब देखी होगी। तो कभी भाई मेरे अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो भाई डिक्शनरी का प्रयोग करते ताकि भाई हम किसी भाषा के शब्द को समझ सकें, व्याकरण हमारी ग्रामर ठीक हो, इसलिए भाई डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं। डिक्शनरी को भाई बोलते हैं भाषिक कोश। उदाहरण देखिएगा, मानक भाषा, जैसे हिंदी में भाई जैसे बोलते पानी, भाई जैसे हिंदी में अगर आप देखो हम लोग भाई को क्या बोलते थे, पानी बोलते थे ना, लेकिन भाई हिंदी को क्या पानी को क्या बोलते भाई, जल बोला जाता है। जल क्या है, एक प्रकार का भाई क्या है, मानक भाषा का शब्द है। जल क्या है, जिसे अगर आप लोग देखोगे भाई जैसे हम बोल देते हैं, आम भाषा में बोल देते पानी, तो पानी को भाई मेरे इसका स्टैंडर्ड शब्द क्या है, इसको बोला जाता भाई मेरे जल, पानी नहीं बोला जाता, बल्कि व्याकरण के अनुसार भाई सही शब्द क्या है, जल। जैसे भाई अंग्रेजी में अगर आप देखोगे जैसे पुस्तक, जिसे भाई हम लोग बोलते थे पुस्तक लाओ, पुस्तक, पुस्तक को भाई अंग्रेजी में लोग क्या बोलेंगे, बुक, बुक की डिक्शनरी। ठीक है, जैसे भाई पर्यायवाची शब्द जैसे बोलेंगे भाई मेरे, जैसे सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य का पर्यायवाची भैया क्या होता है, जैसे रवि, आदित्य, भानु, ये भी भाई मेरे आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेगा, पर्यायवाची शब्द भी भाई हमें तो डिक्शनरी में। ठीक है, तो भाई डिक्शनरी तो ये थी जिसको भाई हम बोल रहे हैं क्या, भाषिक कोश। अगला देखिएगा, भाषोत्तर कोश क्या है, नॉन लॉजिकल सब्जेक्टिव डिक्शनरी। भाषोत्तर कोश वह कोश होता है जिसमें शब्दों को केवल भाषिक अर्थ ना दे करके बल्कि उसके विषयगत, वैज्ञानिक और तकनीकी और तथ्य की जानकारी दे दी है। भाषोत्तर कोश क्या होता है भाई मेरे, जिसमें केवल परिभाषिक शब्द ही नहीं थे, यानी शब्दों का अर्थ ही नहीं लिखा होता है, बल्कि उन शब्दों की जानकारी भी दी जाती है। इसमें देखो भाषोत्तर कोश क्या होता है, जैसे भाई विज्ञान है, चिकित्सा है, कानून है, विधि बोलते हैं, प्रशासन है, इसमें भाई मेरे जो शब्दों के जो अर्थ होते हैं उसको बोलते हैं भाषोत्तर कोश। भाषोत्तर कोश है किसी विषय की जानकारी देता है, भाषोत्तर कोश शब्दों की परिभाषा बताता है। अरे भाई जैसे गुरुत्वाकर्षण, ये आपको कहां पर मिलेगा, भाषोत्तर कोश मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या है, जैसे धारा, संविधान, अधिनियम, चेक, ड्रॉप्ड, अलग अलग जैसे भाई अगर आप देखोगे, जैसे भाई हम लोग बोलते हैं संविधान, तो संविधान क्या है, संविधान एक भाई मेरे भाषोत्तर कोश है। जिसे हम लोग बोलते हैं प्रस्ताव, प्रस्ताव एक भाई मेरे क्या भाषोत्तर कोश में आपको मिलेगा।
जिसमें भाई मेरे परिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसको बोलते हैं भाई मेरे भाषोत्तर कोश। समझ गए? जैसे वैज्ञानिक शब्दकोश क्या, जैसे विज्ञान में भाई मेरे कौन कौन से भाषोत्तर हैं, जैसे परमाणु। भाई साइंस में भाई परमाणु बोला जाता है ना, परमाणु क्या है? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें भाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं परमाणु। जैसे भाई आप कानून में भाई हम लोग बोलते हैं संविधान ना, तो संविधान क्या है? संविधान भाई एक भाषोत्तर कोश है। भाषोत्तर कोश में जाओगे तो संविधान के बारे में लिखा होगा कि संविधान क्या, राज्य के शासन और कानून का भाई मूल आधार क्या होता है? भाई संविधान। जैसे भाई आप चिकित्सा में जाओगे, डॉक्टरी लाइन में जाओगे, तो वहां पर भाई मेरे एक शब्द है हृदय। हृदय क्या होता है? शरीर का वह अंग जो रक्त संचार यानी भाई खून को चलाता है, यही तो भाई हृदय होता है ना। रक्त यानी खून हो गया, संचार यानी उसको काम संचारित करता है खून को, उसको बोलते भाई हृदय। तो भाई देखो, भाषोत्तर कोश को मतलब जो परिभाषिक शब्द होते हैं भाई मेरे, उसको जिस डिक्शनरी में देखते हैं उसको वही बोलते हैं भाषोत्तर कोश। देखिएगा, जो भाई मेरे परिभाषिक शब्द होते हैं, जैसे परमाणु है, संविधान है, हृदय है, ठीक है। जैसे भाई आप जैसे मान लो आप बैंक में जाओगे, चेक है, ड्रॉफ्ट है, पासबुक है, इसका ये क्या है? इसके बारे में अगर हम किसी डिक्शनरी में चेक करते हैं, उसका मतलब बताया गया है, उसका बारे में बताया गया है, इसी को भाई बोलते हैं भाषोत्तर कोश। ठीक है, देखिएगा भाषिक और भाषोत्तर कोश क्या है। तो भाई जो भाषिक कोश है वो नॉर्मल डिक्शनरी है जिसमें शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन भाई मेरे जो भाषोत्तर कोश होता है, इसमें भाई मेरे जो किसी खास क्षेत्र में या किसी खास विषय में भाई मेरे जो शब्द बोले जाते हैं, उनके भाई विषय में जानकारी दी जाती है। भाषोत्तर कोश यानी जो डिक्शनरी होती है, इसमें सामान्य शब्दों का अर्थ लिखा होता है जो सरल होते हैं। लेकिन भाई मेरे जो भाषोत्तर कोश होता है, जिसको बोलते हैं एक प्रकार की डिक्शनरी ये भी है, लेकिन इसमें परिभाषिक शब्द लिखे होते हैं। ये विज्ञान में, विधि में, तकनीक के जो परिभाषिक शब्द होते हैं उसके बारे में भाई मेरे जानकारी देते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाषोत्तर कोश और भाषिक कोश क्या है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर भाई आपके एग्जाम में भाषोत्तर कोश यानी डिक्शनरी क्या है और भाषिक कोश यानी डिक्शनरी और भाषोत्तर कोश यानी जो परिभाषिक शब्द होते हैं वो वाली डिक्शनरी क्या होती है, भाई एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो मैं बता रहा हूं यही लिख करके आना है। देखिए भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद क्या है। भाई सृजनात्मक साहित्य क्या है? अरे भाई सृजनात्मक साहित्य होता है जैसे कविता, कहानी, निबंध होता भाई मेरे, जब हम इसमें कल्पना, संवेदना और अनुभूति का भाई अनुवाद करते, भाई यह सृजनात्मक साहित्य है। सृजनात्मक साहित्य में जैसे भाई कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, ये सारी विधाएं भाई सृजनात्मक साहित्य होता है। इसका भाई जो हम अनुवाद करते हैं, भाई सृजनात्मक साहित्य केवल सूचना नहीं देता है, बल्कि जब हम कविता, कहानी भाई पढ़ते हैं तो भाई ये हमारे मन को अच्छा लगता है, ये हमारी भावनाओं को जगाता, भाई यही सृजनात्मक साहित्य है। और भाई मेरे जो सृजनात्मक साहित्य होता है, इसका भाई अनुवाद करना भाई मेरे सबसे ज्यादा जटिल माना जाता है, सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। सृजनात्मक साहित्य का भाई अनुवाद करना केवल शब्दों का अनुवाद नहीं है, बल्कि भाई मेरे जैसे कविता होती है, कहानी होती है, इनका भाई जो अनुवाद करते हैं तो इसमें भाई मेरे भावनाओं का भी अनुवाद करना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कविता, कहानी में भाई जो स्वर है, जो लय है, जो भावना है, जो कवि की भावना है, उसका भी अनुवाद करना भाई मेरे सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए सृजनात्मक साहित्य यानी कविता, कहानी, निबंध का अनुवाद करना भाई मेरे सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। यही कारण है कि भाई जो सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद होता है, इसको भाई हम लोग कई बार कभी कभी पुनर्सर्जना भी कह देते हैं, यानी दोबारा उस कविता, कहानी को लिख दिया गया, इस प्रकार से मानते भाई सृजनात्मक साहित्य को। अनुवादक को यानी भाई मेरे जो अनुवाद करता है उसको बोलते हैं अनुवादक। भाई अनुवादक को लेखक की संवेदना यानी लेखक की भावनाओं का, यानी जो अनुवाद कर रहा है, जो भाई मेरे कविता, कहानी जो अनुवाद करते हैं, उसको भाई लेखक जो लिखने वाला, जिसने कविता को, कहानी को लिख रखा है, उसकी भावनाओं का भी अनुवाद करना भाई मेरे होता है सृजनात्मक साहित्य में। सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में केवल शब्दों का अनुवाद नहीं, बल्कि भावनाओं का भी अनुवाद किया जाता है। यदि शब्दों का अनुवाद किया जाएगा तो भाई मेरे उस अनुवाद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए भाई मेरे जो कोई अनुवाद कर रहा है, कविता, कहानी का अनुवाद कर रहा है, उसको भाई मेरे एक अनुवाद के साथ साथ कवि की भावनाएं, संस्कृति, सभ्यता को भी समझना जरूरी है। तभी भाई मेरे आप लोग सृजनात्मक साहित्य यानी कविता, कहानी का भाई अनुवाद कर पाएंगे। क्योंकि भाई जो साहित्य होता है उसका अनुवाद करना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि भाई मेरे इसको बहुत ज्यादा क्या माना जाता है, कठिन माना जाता है, बहुत इसको हम लोग हार्ड मानते हैं सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद करना। समझ गए? ठीक है। क्या है? अनुवाद के माध्यम से सृजनात्मक साहित्य में
सीमित समुदाय से माध्यम से निकल करके, देखो भाई जो अनुवाद होता है, ठीक है भाई मेरे, जो अनुवाद होता है, अगर मैं अनुवाद की बात करूं, ध्यान रखिएगा, जो अनुवाद होता है, ठीक है, जो हमारा अनुवाद है, जो हमारा ट्रांसलेशन होता है, इसमें अगर आप देखोगे भाई मेरे, सृजनात्मक साहित्य, कविता कहानी के भाई में जो अनुवाद करते हैं, इसमें सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं, भाषा का अनुवाद नहीं, बल्कि संस्कृति का, कवि के भाव का, कवि के विचारों का भाई अनुवाद किया जाता है। और भाई जो सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद होता है, ये हमारी भाई हमको भाई मेरे विश्व के साहित्य से भी क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ये क्या है, सारा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगला इसका भाई निष्कर्ष कैसे लिखोगे, इस प्रकार भाई मेरे सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद का भाई क्या है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्या है, जो सृजनात्मक साहित्य होता है, जो अनुवाद होता है, इसमें क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, पक्का रिश्ता होता है। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद ना केवल भाषा का अनुवाद है भाई, सृजनात्मक कविता कहानी निबंध का जो अनुवाद है भाई मेरे, वो केवल भाषा का अनुवाद नहीं, बल्कि कवि की भावनाओं का, संस्कृति का और सभ्यता का भाई अनुवाद है। इसलिए सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद वही अनुवाद है जो मूल रचना यानी मूल कविता के भाव भाई बदले ना, ये होता भाई सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद। ठीक है, और भाई मेरे सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद को लेकर के एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन करके जाना है, ये सब आएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बताने भाई, आपको 5-5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर रहेगा, और 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जो मैं अभी बता रहा हूं ये हो सकता है आपको 5 नंबर में देखने को मिले, और हो सकता है भाई मेरे 10 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। ज्यादातर भाई मेरे क्वेश्चन आप जो बताने 5-5 नंबर में एग्जाम में पूछेगा। देखिएगा, गद्य अनुवाद क्या है, गद्य अनुवाद मतलब होता है कि जिसमें भाई मेरे किसी गद्य यानी जैसे कहानी का, उपन्यास का, निबंध का भाई जो अनुवाद किया जाता है, उसको भाई बोलते हैं गद्य अनुवाद। यानी गद्य अनुवाद क्या है, जिसे कोई कहानी है भाई, जिसे मैं कहानी का अनुवाद कर दूं, जैसे भाई प्रेमचंद की कहानी है भाई, वो हिंदी में लिखी है भाई, मैं उसका अंग्रेजी में लिख दूं, ये भाई गद्य अनुवाद है। यानी कहानी का अनुवाद करना, उपन्यास का अनुवाद करना, नाटक का अनुवाद करना, ये होता भाई मेरे गद्य अनुवाद। यानी कविता को छोड़ करके, कविता को छोड़ करके जो भी साहित्य है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, ये सारा भाई होता गद्य। यानी गद्य अनुवाद क्या है कि भाई जब हम लोग कहानी का, उपन्यास का, निबंध का अनुवाद करते भाई, इसको बोलते हैं गद्य अनुवाद, जिसमें भाई एक भाषा में कही गई बात को भाई मेरे दूसरी भाषा में कहा जाता है, यही भाई होता गद्य अनुवाद। गद्य अनुवाद यानी कैसे कविता, जिसे कहानी का, कविता नहीं भाई, गद्य अनुवाद, जिसे भाई मेरे कहानी का, उपन्यास का, निबंध का भाई जो हम अनुवाद करते हैं, इसमें भाई जो अर्थ है या जो वाक्य हैं, उनका भाई अनुवाद करना भाई सबसे ज्यादा जरूरी। क्योंकि अगर भाई मेरे आप लोग किसी कहानी का अनुवाद कर रहे हो, किसी उपन्यास का अनुवाद कर रहे हो, या किसी नाटक का अनुवाद कर रहे हो भाई मेरे, तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी उसमें जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, उनका अनुवाद करना भाई मेरे सबसे ज्यादा जरूरी है। गद्य अनुवाद में भाई मेरे भाव की अपेक्षा, गद्य अनुवाद में भावनाएं नहीं, भाव नहीं, कविता में भावनाओं का अनुवाद होता है भाई। गद्य जो अनुवाद होता है, जिसमें कहानी का अनुवाद करते हैं या उपन्यास का अनुवाद करते हैं, इसमें भाई मेरे गद्य अनुवाद में अर्थ सही निकलना चाहिए, इसमें अर्थ का अनुवाद करते हैं। और संदर्भ क्या है, किस किस संदर्भ में बात की जा रही है, इसका भाई अनुवाद किया जाए गद्य अनुवाद में। जिसे प्रशासन में, जिसे प्रशासन में, शिक्षा में, पत्रकारिता में भाई मेरे ज्यादातर जो अनुवाद होता है, एक गद्य का ही अनुवाद है। जिसे हमारा शासन प्रशासन होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भाई में जो अनुवाद है, या पत्रकारिता में जो अनुवाद होता है, मीडिया में, ये भाई ज्यादातर क्या होता है भाई मेरे गद्य अनुवाद ही होता है। अगला भाई क्या, छाया अनुवाद क्या है, देखेगा ये काफी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में अभी चुका। छाया अनुवाद देखेगा, छाया अनुवाद अनुवाद का वह रूप है, क्या होता है भाई मेरे, छाया अनुवाद अनुवाद का वह रूप है जिसमें मूल रचना को शब्द के अनुसार बहुत निकट ला करके, भाई मेरे छाया अनुवाद क्या है कि भाई मैं पूरा अनुवाद नहीं, यानी किसी अनुवाद करते समय भाई मेरे हम जो मूल जिस चीज को अनुवादित करना है, उसके शब्दों का तो अनुवाद बहुत पास लाके करते हैं। इसमें भाई मेरे मूल पाठ की जो रचना, जो शब्द हैं, उसकी छाया बनी रहती है, जो मूल शब्द है उसकी छाया बनी रहती है। यह अनुवाद प्रायः जैसे अध्ययन में, जैसे भाई पढ़ाई लिखाई में, शोध में, रिसर्च में, भाषा में भाई इसी प्रकार का अनुवाद किया जाता है। छाया अनुवाद का मतलब होता है कि जो अब जब आप अनुवाद कर रहे हो, तो उसकी जो मूल भाषा है उसका भी थोड़ी थोड़ी झलक उसमें दिखाई देती है भाई, इसको बोलते हैं छाया अनुवाद। यानी अनुवाद तो दूसरी भाषा में कर दिया है, एक भाषा का अनुवाद भैया दूसरी भाषा में कर दिया है, लेकिन जिस भाषा से अनुवाद किया गया, जो उसकी मूल भाषा थी, जो बेसिक भाषा थी जिसमें अनुवाद किया गया है,
उसकी हल्की हल्की छाया बनी रहती है, उसके हल्के हल्के गुण बने रहते हैं, इसको बोलते हैं भाई छाया अनुवाद। अनुवाद के लाभ क्या है भाई? अनुवाद का क्या लाभ है? आप तो सबको पता है भाई अनुवाद का क्या लाभ है। भाई अनुवाद अनुवाद के जरिए भाई मेरे ज्ञान विज्ञान और साहित्य का भाई अनुवाद करके इसके ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। अनुवाद भाई हमको ये बताता है कि अलग अलग भाषाओं की जानकारी देता है, हमें साहित्य पढ़ने में, खबरों को जानने में, कविताओं को समझने में भाई अनुवाद हमारी मदद करता है। अनुवाद का लाभ है। अनुवाद क्या है भाई? विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच में काम करता है। भाई आपको अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग भाषाओं को सीखने में भाई ये मदद कौन करता है? अनुवाद करता है। भाई अनुवाद अगर नहीं होता, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार में, पर्यटन में, भाई हर जगह पर भाई मेरे अनुवाद हो रहा है। अरे भाई अगर हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं, जैसे भाई मान लो कि मैं भाई मेरे जापान घूमने गया, तो भाई मैं वहां एक गाइड करूंगा जो भाई हिंदी जानता होगा, या जो मुझे वहां जापानी भाषा में वो भाई क्या है गाइड। अरे भाई हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते तो एक गाइड नहीं बुक करते भाई, जो हमें वहां के बारे में बताएगा, क्योंकि हमें वहां की भाषा तो आती नहीं, वहां की भाषा में बताएगा ना। इसको भाई आज देखो पर्यटन में, शिक्षा में, मीडिया में भाई हर जगह अनुवाद हो रहा ना। भाई हमारा जो शासन प्रशासन है इसमें भी अनुवाद होता है। तभी तो भाई, अरे भाई अंग्रेजी की खबरों को भाई हम लोग हिंदी में जान पा रहे हैं। क्यों जान पाए? अरे भाई अनुवाद हुआ था। यही तो अनुवाद का भाई लाभ है, बेनिफिट है। अनुवाद क्या करता भाई? देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने में क्या है? सबसे बड़ा अनुवाद का भाई मेरे बड़ा महत्व है। अनुवाद के जरिए ही भाई मेरे आज हम भाई मेरे विज्ञान को जान पाते, इतिहास को जान पाते हैं। और राजनीतिक विज्ञान में भाई आज हम लोग न्यूटन के बारे में, एडिसन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, आज हम भाई मेरे पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो अरस्तू को जान पाए हैं। अरे भाई अनुवाद हुआ तभी तो जान पाए, नहीं तो टट्टू पता नहीं चलता हम लोगों को यार, कुछ भी जान नहीं पाते अनुवाद अगर नहीं होता। भाई दूसरे की सब भाई आज हम चीन के बारे में जो कुछ जानते हैं, जापान के बारे में जो कुछ जानते हैं, अरे भाई आज हम लोग अमेरिका के बारे में कुछ भी जान पा रहे हैं। भाई अनुवाद हुआ तभी तो जान पाए। यही तो भाई अनुवाद का लाभ है कि भाई हम अलग अलग देशों की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को भाई मेरे जान सकते, समझ सकते हैं। यही तो भाई मेरे अनुवाद का बेनिफिट है। यही तो भाई मेरे अनुवाद का सबसे बड़ा लाभ है हमारे लिए। अगला भाई पुनः अनुवाद क्या है? पुनः अनुवाद यानी किसी चीज को अगर लिखा गया है उसको भाई मेरे दोबारा लिख देना, यही पुनः अनुवाद है। पुनः अनुवाद का भैया अर्थ होता किसी रचना का पहले से अनुवाद किया, जिसे भाई किसी चीज का अनुवाद किया गया है, दोबारा मैंने अनुवाद कर दिया। जैसे भाई मान लीजिए एक कहानी थी, हिंदी में लिखी थी, आपने अंग्रेजी में कर दिया, अब मैं भाई दोबारा अनुवाद कर दूं, इसको बोलते भैया पुनः अनुवाद। किसी चीज को अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया, लेकिन दोबारा फिर से जब अनुवाद करते हैं इसको बोलते हैं पुनः अनुवाद। समय और भाषा परिवर्तन, कई बार भाई मेरे कुछ समय बीत जाने के बाद किसी चीज का भाई मेरे दोबारा अनुवाद किया जाता है, कि उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। पुनः अनुवाद का मतलब होता है कि जब किसी चीज का अनुवाद कर दिया गया है तो भाई मेरे जब दोबारा किसी चीज का अनुवाद किया जाता है इसको बोलते हैं पुनः अनुवाद, यानी दोबारा फिर कर देना किसी चीज अनुवाद। भाई अनुवाद की चुनौतियां क्या? भाई अनुवाद करने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? भाई मेरे इतना आसान नहीं अनुवाद करना। भाई अनुवाद जब भी करोगे भाई आपको दो भाषा के ज्ञान, जैसे भाई मेरे मैं हिंदी में लिखी गई बात को अंग्रेजी में अनुवाद करता हूं, तो भाई मुझे हिंदी भी आनी चाहिए और अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अगर आपको जिस भाषा में अनुवाद करना, अगर आपको भाषा नहीं आती है तो भाई आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। भाई आप जैसे मान लो भाई मेरे मैं हिंदी में लिखी गई बातों का जापानी भाषा में अनुवाद कर रहा हूं, तो भाई मुझे जापान का भी समझना पड़ेगा और इंडिया का भी समझना पड़ेगा, दोनों का कल्चर समझना पड़ेगा भाई, तभी अनुवाद हो पाएगा। जैसे भाई मान लीजिए कि मैं संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद करता हूं, तो भाई मुझे हिंदी भी आनी चाहिए, संस्कृत भी आनी चाहिए। अगर भाई मेरे दोनों भाषाएं मुझे नहीं आती, एक आती है एक नहीं आती है, तो भैया वो अनुवाद मैं कभी जिंदगी में कर नहीं पाऊंगा, करूंगा तो भाई खराब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। भाई अनुवाद में बड़ी चुनौतियां भाई, जब भी अनुवाद करें तो भाई संस्कृति कल्चर को समझना भाई मेरे बहुत जरूरी है। जैसे कविता का अनुवाद करना भाई मेरे बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि कविता में के अनुवाद में भाई मेरे भावनाओं यानी फील का भी अनुवाद करते हैं। दूसरा क्या? मुहावरों का अनुवाद करना। अरे भाई जो मुहावरे होते हैं, ठीक है, मुहावरे क्या होते हैं? जैसे हम लोग भाई मेरे बहुत सारे मुहावरे बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई इस प्रकार की इसको अगर आप अनुवाद करेंगे तो भाई इनको अनुवाद करना भाई मेरे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे भाई मैंने बताया ना, जैसे कविता मैंने पढ़ी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि भाई इसमें वीरता है ना, तो भाई इन चीजों का अनुवाद करना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है, आसान नहीं होता ऐसी चीजों का अनुवाद करना, क्योंकि आपको अनुवाद करने के साथ साथ आपको भावना फील को भी समझना पड़ेगा, किसी के विचार यानी इमोशन को भी समझना पड़ेगा। भाई मेरे परिभाषिक शब्दावली, भाई हम जब भी अनुवाद करते हैं जो परिभाषिक शब्द होते हैं, जैसे भाई आप अनुवाद कर रहे हो, भाई जिसे आप अनुवाद करें तो बीच में शब्द आ गया, मान लो आ गया उसमें भाई कोई शब्द धारा, कानून, ठीक है, या जैसे आप अनुवाद कर रहे हो उसमें भाई कोई शब्द आ गया,
ठीक है, आदेश, निर्देश, उपदेश। तो परिभाषिक शब्दों का भाई ध्यान रखना पड़ता है जब भी अनुवाद करें। दूसरा क्या भाई, जब हम लोग कविता कहानी का अनुवाद करते हैं, कविता का अनुवाद करते हैं, कहानी का अनुवाद करते हैं, नाटक का अनुवाद करते हैं, तो यानी जो सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद होता है, इसमें भाई मेरे हम लोगों को सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं, बल्कि हमें भावना को, कवि की क्या भावना है, कवि की क्या फीलिंग है, इसका भी भाई मेरे हम लोगों को अनुवाद करना पड़ता है। इसलिए अनुवाद करते समय भाई मेरे हमें सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। भाई मेरे हम जब भी अनुवाद करें, जो मेन जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, उसमें भाई मेरे बिल्कुल वही चीजें आनी चाहिए जो उसमें बातें कही गई हैं। तो अनुवाद करते समय भाई हमें दोनों भाषाओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। भाई मेरे अगर आपको एक भाषा थी दूसरी नहीं, तो अनुवाद भैया नहीं कर पाओगे। अनुवाद में भाई मेरे यही सबसे बड़ी समस्या है कि आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको नहीं तो भाई अनुवाद आप नहीं कर पाएंगे। भाई अनुवाद करते समय जैसे आप कविता कहानी का अनुवाद करते हैं, तो भाई सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि भावनाओं का, इमोशन का, फील का, संस्कृति का भाई अनुवाद करना भाई मेरे बहुत ज्यादा। इस प्रकार की भाई मेरे कठिनाई अनुवाद करते समय हम लोगों को देखने को मिलती है। तो भाई मेरे जितने क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूं, इस सारे क्वेश्चन में याद रखना, यही क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने इसमें जितना बताया है भाई मेरे, इसमें मैंने जितना पढ़ाया है, कम से कम देखो एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएगा। कितना? 10 क्वेश्चन है। उसमें सब भाई आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो आराम से इस पेपर को लिख पाओगे। ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। आ रहे सारा अनुवाद ही तो भाई मेरे, एक भाषा में कही गई बात को भैया दूसरी भाषा में कह देना, यही तो अनुवाद है। फिर मीडिया में अनुवाद कैसे हो रहा है, शिक्षा में कैसे अनुवाद हो रहा है, व्यापार में कैसे अनुवाद हो रहा है। परिभाषिक शब्द कहता है, जो भाई परिभाषा बताते हैं, ये परिभाषिक शब्द होते हैं, समझ गए। तो अगर कविता साहित्य मतलब जैसे कविता कहानी निबंध का अनुवाद करते हैं, इसको इसी को अनुवाद बोलते हैं। तो भाई अगर आप लोग इसको समझोगे तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। अरे भाई इस किताब को सिर्फ एक दिन में पढ़ करके आप लोग 50 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 50 का पेपर है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो पढ़ने में ठीक है भाई, अगर सिर्फ वो एक दिन, वन डे, एक दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन पढ़ करके भाई इसमें कम से कम 35 से 40 नंबर लाए जा सकते हैं। कितना? और भाई एक दिन पढ़ करके इतने नंबर लाना कम नहीं है। अगर किसी को 50 में, मैं बात करूं 50 नंबर का पेपर है, अरे भाई 50 अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं भाई 50 में से कम 30-35 तो आएगा ही आएगा, हर हालत में आएगा। समझ गए? एक दिन पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं। एक दिन पढ़ करके भी इस पेपर में बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को मैं बोलता हूं इस टाइप की किताबों को लीजिए। मैं सबको रेफर किया था इस बार, अभी दिसंबर में, सॉरी जून में जब री रजिस्ट्रेशन हो रहा, तो मैं सबको, सभी बच्चों को बोला था BHDC 133 लो, सॉरी BHDC 133 लो, 183 लो, अनुवाद वाली ले लो, रेडियो लेखन वाली भाई किताब आसान है, BNS 183 आसान है। तो भाई मैंने 50 नंबर में सभी को मैंने बहुत इजी बुक बता रखी है। अगर किसी को ये भी मुश्किल लग रहा है, याद रखना, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर उस आपको पढ़ाई जीवन में काम नहीं आने वाली है। हो सकता है सिर्फ आप उससे फार्म वारम भर सकते हैं, बस इसके सिवा कोई काम नहीं है। याद रखिएगा, ये तो बहुत आसान है। इसको तो भाई मुझे लगता है कि आप किताब भी उठा के पढ़ेंगे तो वैसे इसमें तो जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। एक दिन पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते भाई। एक दिन पढ़ करके 35-40 नंबर लाना आसान, ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। अरे भाई हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को तो 3-3 घंटे का पेपर है, उसको भाई पढ़ना पड़ता है, उसको पूरा मथना पड़ता है। समझ गए? तो भाई आसान पेपर है, इजी पेपर। मैंने जितना पढ़ा है इतना पढ़ के जाइए, एग्जाम भाई मेरे आपका बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो मैं सब्जेक्ट बोलता हूं वही सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो आपको सच में फायदा होगा, क्योंकि भाई मुझे सभी सब्जेक्टों के बारे में पूरी पता जानकारी है। देखो मैंने जितना बताया है इतना पढ़ के जाइए, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। और भाई अच्छे से लिख करके आना, 2 घंटे का पेपर है, याद रखना 5 क्वेश्चन करके आने, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, एग्जाम आपका 100% पास होगा।